नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 5 में से 3 राज्यों में मतदान आज खत्म हो गया है और इसके साथ ही ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव से लोकसभा की बाजी में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जी हां, लोकसभा चुनाव आप जानते हैं 2024 में है और वो भी अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होंगे और उससे पहले इन 5 राज्यों के चुनाव, और इसे ऐसे भी कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है। लेकिन सेमीफाइनल हो या कुछ और हो, सबसे बड़ी बात यही है कि इन 3 राज्यों में मिजोरम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों के चुनाव जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। 3 राज्यों में से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है, मिजोरम में बीजेपी सत्ता में भागीदार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता है। लेकिन आज की वोटिंग किसकी सत्ता को बढ़ाती है और किसकी बिसात सिमट जाती है, ये 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। आप जानते हैं कि मिजोरम की कुल 40 और छत्तीसगढ़ की कुल 20 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी। मिजोरम में टोटल 40 सीटें ही हैं, तो यानी मिजोरम का जो खेल था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका 7 नवंबर को। लेकिन उसके अलावा छत्तीसगढ़ और इधर मध्य प्रदेश में आज वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर, बची हुई 70 सीटों पर, और मध्य प्रदेश की टोटल कुल 230 सीटों पर वोटिंग आज हो गई है। सुबह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में वोटिंग की रफ्तार कुछ धीमी रही, लेकिन शाम होते होते लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ में करीब 70% से अधिक वोटिंग हुई और मध्य प्रदेश में भी 72% से ज्यादा वोटिंग की बात कही जा रही है। और दोनों राज्यों से जो रुझान आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि इस बार वोटर्स ने चुनाव में बड़ा खेल कर दिया है, यानी बड़ा उलटफेर हो सकता है। और इसमें किस पार्टी का खेल खत्म होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने तो इस बार पहले से दावा कर दिया है कि 5 राज्यों में उसकी ही सत्ता बन रही है, यानी उसकी ही सरकार आ रही है। राहुल गांधी के शब्दों में कहूं तो कांग्रेस का तूफान आने वाला है। 10 सालों में मोदी लहर और सुनामी की बातें आपने बहुत सुनी होंगी, और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी हार भी जाती थी तब भी मोदी लहर की बात होती थी। लेकिन अब कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि तूफान आने वाला है, तो इसके पीछे जरूर कुछ सियासी मौसम की बात होगी, यानी कि सियासी मौसम के बदल जाने का एहसास है। आइए जरा सुनते हैं राहुल गांधी को, जब राहुल गांधी तूफान का पहला इस्तेमाल कर रहे थे मध्य प्रदेश में इस शब्द का, वहां से चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ये तूफान कहां तक, और आज राहुल गांधी पहुंच गए तेलंगाना। क्या ये तूफान तेलंगाना तक वो पहुंचा चुके हैं? लेकिन पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं, आइए सुनिए जरा। मध्य प्रदेश के अब मेरे काफी दौरे लग गए हैं और मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख दो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है और आप लिखकर रख लो। आजकल राहुल गांधी लिखकर रखने की बात कहते हैं, पेन निकाल कर लिख लीजिए, ये भी कहते हैं। तो यहां पर एक गारंटी राहुल गांधी, एक जो विश्वास है वो दिखा रहे हैं। और आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने इतने सालों में कभी भी बड़बोलापन नहीं दिखाया। अपनी हार को भी उन्होंने गरिमा के साथ स्वीकार किया। 2019 के चुनाव को आपको याद कीजिए, 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उस चुनाव को याद कीजिए, जब लोकसभा में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसीलिए अगर अब राहुल गांधी ही कह रहे हैं कि कांग्रेस का तूफान आने वाला है, तो निश्चित तौर पर उन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा हो गया है। वैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि राजस्थान और तेलंगाना में भी राहुल गांधी ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। कल राहुल गांधी राजस्थान पहुंचे और राहुल गांधी का वो वीडियो आपको याद होगा जिसमें उन्होंने मीडिया से, कुछ लोगों ने चर्चा की तो पूछा कि क्या, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस यहां क्लीन स्वीप करने वाली है। उस बयान को याद कीजिए, अगर नहीं याद है तो चलिए सुन लेते हैं, देख लेते हैं, जहां राहुल गांधी कह रहे हैं मीडिया के सामने कि यहां कांग्रेस क्लीन स्वीप करने वाली है। सुनिए जरा। राहुल जी एक भाई, एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। काफी अच्छी तस्वीर थी, सुखद तस्वीर है।
एक साथ की बात यहां किसके लिए कही गई थी? एक साथ यानी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों साथ साथ, और पूछा जा रहा था कि ये दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। बोले नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि दोनों एक साथ हैं और यहां कांग्रेस पार्टी जो है स्वीप करने जा रही है। और आज तेलंगाना में राहुल गांधी थे, वहां उन्होंने कहा है कि केसीआर को पता चल गया है कि तेलंगाना में कांग्रेस का तूफान आने वाला है। ऐसा तूफान आने वाला है कि केसीआर और उनकी पार्टी तेलंगाना में नजर नहीं आएगी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस सड़क पे आप चल रहे हैं यह भी कांग्रेस की देन है। इसके अलावा बहुत सारी बातें यहां पर तेलंगाना में राहुल गांधी ने की है। और सबसे बड़ी बात की एक राहुल गांधी के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। ये सीधे चलते हैं केसीआर को लेकर के और क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। तेलंगाना में जबरदस्त भीड़ के बीच, जबरदस्त जन समर्थन के बीच राहुल गांधी, सुनिए जरा। चीफ मिनिस्टर साहब, जिस स्कूल में आप पढ़े थे, जिस कॉलेज में आप पढ़े थे, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। మీరు ఏ స్కూల్లో అయితే చదువుకున్నారో ఆ బడి కట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని గుర్తుంచుకోండి అని చెప్తాను। जिन सड़कों पे आप घूमते हो वो सड़कें कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। మీరు ఏ రోడ్డు మీద అయితే నడిచారో ఆ రోడ్డు కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టింది అని और ये कांग्रेस पार्टी ने अकेले नहीं बनाई, ये कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के युवाओं की शक्ति के साथ बनाई थी। ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటే కట్టింది కాదు, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి యువ శక్తితోని కట్టింది, నిర్మాణం చేసినటువంటి తెలంగాణ అని చెప్తా ఉన్నారు। चीफ मिनिस्टर जी, जिस हैदराबाद से आप पिछले 10 साल 24 घंटे चोरी किए हो, उस हैदराबाद को कांग्रेस पार्टी ने दुनिया का आईटी कैपिटल बनाया था। మీరు ఏదైతే తెలంగాణ డబ్బును దోచి మోసం చేసి తెలంగాణ ప్రజలను వంచించి ఏదైతే నిర్మాణం చేసుకున్నారో దానికి ఇంకా అంతం పలికేటువంటి అవకాశం వచ్చింది అని చెప్తా ఉన్నారు। तो यहां अपनी बातें रखते हुए वो भी बड़ी दमदारी के साथ राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में आज राहुल गांधी थे, कल राहुल गांधी राजस्थान में थे, उससे पहले एक दिन पहले जो 15 तारीख को राहुल गांधी थे छत्तीसगढ़ में, और उधर प्रियंका गांधी भी लगातार दौरे कर रही हैं। राहुल अगर जीत के दावे कर रहे हैं तो बीजेपी नेता भी बहुमत के साथ जीतने के दावे कर रहे हैं। लेकिन दोनों की अप्रोच में एक फर्क है दोस्तों, कि बीजेपी नेता खासकर पीएम मोदी बीजेपी की जीत से ज्यादा कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन सबको आप देखिए, ये लोग कोसने का काम कर रहे हैं, बीजेपी की जीत से ज्यादा कांग्रेस को कोसने की बात। आप याद कीजिए कि 51 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी भोपाल में, मध्य प्रदेश में, जहां आज चुनाव समाप्त हो गए, वहां पर 51 मिनट के भाषण में 43 बार 44 टाइम्स सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नाम लिया था। याद है ना वो भाषण, वो आपको दिखाया भी था। भ्रष्टाचार, वंशवाद और गठबंधन के घिसे पीटे बयानों से मोदी कांग्रेस को घेर रहे हैं। और राजस्थान में तो उन्होंने एक भाषण और भी कल सुनाया था हमने, कमल के बटन की तुलना उस तख्ते से कर दी थी जिसे दबाकर जान ले ली जाती है। लेकिन कांग्रेस के नेता मोदी पर व्यक्तिगत हमले नहीं कर रहे हैं, न ही हिंसक बात कर रहे हैं, बल्कि वो बीजेपी की उन गलतियों को गिना रहे हैं जिनसे जनता परेशान हो गई है। जनता दोनों दलों की इस अप्रोच का फर्क समझ रही है या नहीं समझ रही है, ये तो इस बार के चुनाव में पता चल ही जाएगा। वो भी खासकर 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि महंगाई, बेरोजगारी, ओपीएस, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, महिलाओं और युवाओं का ख्याल, इन तमाम मुद्दे जो हैं, ये सारे मुद्दे जनता के लिए जरूरी हैं या फिर जनता धार्मिक ध्रुवीकरण में खुद को फंसने देगी। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच जहां एक तरफ आज राहुल गांधी तेलंगाना में थे तो प्रियंका गांधी उधर राजस्थान में थी। प्रियंका गांधी ने राजस्थान में अपने अंदाज में भाषण दिया, जनता को लुभाने, अपनी तरफ लाने की कोशिश। क्या कुछ कह रही हैं, जरा एक बानगी उनकी सुनिए, एक बाइट सुनिए। अगर आप भाजपा को देखें तो राजस्थान में एक बिखरी हुई पार्टी है। उनसे पूछिए उनके सीएम का चेहरा कौन है, इसका भी जवाब नहीं दे सकते। मोदी जी प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं। कभी कभी लगता है कि अपना सीएम ढूंढने के लिए निकले हैं, कि कोने कोने में जाकर सीएम का चेहरा ढूंढें। जो उनके नेता हैं
उन पे खुद ही विश्वास नहीं है, अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो आपका प्रदेश चलाएगा कौन? मोदी जी तो नहीं आएंगे दिल्ली से चलाने के लिए यहाँ राजस्थान का कोई चाहिए। जो बड़े बड़े नेता हैं इनके, उनको परे कर दिया है, अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो हर स्तर पे आप देखेंगे तो जो ये कह रहे हैं ना, जो आपके सामने ये लोग भाषण देते हैं, जो घोषणाएं करते हैं, जो बातें उठाते हैं, उनसे आपको पता चल जाना चाहिए कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। आपने गहलोत जी की सरकार देखी, 5 सालों में जैसे वो कह रहे हैं कि जितना मांगो आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते थकूंगा नहीं। उनकी ये नीयत है, कांग्रेस पार्टी के यही सिद्धांत। तो कांग्रेस पार्टी की जो नियत और उधर बीजेपी, इन दोनों के बीच के फर्क को बता रही हैं यहां प्रियंका गांधी अलग अलग जगहों पे और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी, और दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं के बयान, उनकी बातें। स्मृति ईरानी के उस बयान को सुनाना नहीं चाहता हूं जिसमें वो इतना ही नहीं बल्कि नामर्द जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हुए भाषण दे रही हैं। चलिए खैर, स्मृति ईरानी हो या उधर अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये किस स्तर के भाषण दे रहे हैं, उन भाषणों को यहां दिखाना, बताना, सुनाना जरूरी नहीं समझता हूं। लेकिन राजनीति में जब कहा जाता है, माना जाता है कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है, कई लोग कहते हैं, कई महिलाओं से आप बात कीजिए तो कहती हैं कि नहीं हम राजनीति की बात नहीं करते, वो तो बहुत गंदी चीज है। हम लोग जब फील्ड में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं तो वहां भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन इसी राजनीति में बहुत अच्छी चीजें भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी राजनीति के तहत, इसी राजनीति के जरिए हम इस देश को चलाते हैं। इसीलिए महिलाएं हो या पुरुष हो, सबको राजनीति को बहुत नजदीक से जांचना, परखना चाहिए, और वोट का दिन आए तो जाकर वोट जरूर देना चाहिए। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग खत्म हो गई है, और वहां की क्या हालत है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और समझने की कोशिश ये भी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने क्या बड़े संकेत दे दिए हैं और किसका खेल खत्म होने वाला है, ये जो हम लिख रहे हैं वो भी। और साथ साथ आज इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे कि क्या आज के चुनावों से तय होगा जो देश में क्या कुछ चल रहा है, कि देश का भविष्य क्या है। क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मतदान से मिल रहे हैं संकेत कि किसका खेल खत्म हो रहा है। बहुत सारे सवाल, लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमेशा की तरह उनसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, 7 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी, मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, और इधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। सुबह से आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं अलग अलग लाइव में, और चुनाव दर चुनाव हम आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। 5 राज्यों के चुनाव में से 3 राज्य समाप्त, अब 2 राज्यों में खेल अभी बाकी है, जिसमें राजस्थान है और तेलंगाना है। उसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। राजस्थान और तेलंगाना में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों को आपने सुन लिया। साथ साथ मध्य प्रदेश में भी क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा था, कहां से ये तूफान शब्द को लेकर के आए हैं राहुल गांधी, वो हम आप तक रख रहे थे। आना चाहता हूं सीधा, सबसे पहले इधर स्टूडियो में आपके पास आना चाहता हूं शकील अख्तर जी। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कुछ चल रहा है, ये किसका खेल खत्म हो रहा है और किसका खेल जो है वो बन चुका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में क्या वहां से क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, लेकिन आज दिन भर हंगामा मचता रहा। मध्य प्रदेश में शायद ही कभी इतना हिंसक चुनाव रहा हो, उसमें भी कई एरिया जहां आप जान ही रहे हैं वहां काफी हिंसा हुई है, गोली चली, एक की जान चली गई, गोली किसी और के ऊपर, वहां के कैंडिडेट के ऊपर चली थी, जान उसके ड्राइवर की गई है। ये तमाम घटना छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित एरिया है, 2 बार एक छोटा सा प्रदेश, 90 सीटें, 90 सीटों पर 2 बार में चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान, इतना शानदार मतदान छत्तीसगढ़ में मैं तो पिछले 20 साल 25 साल में पहली बार देख रहा हूं। इतना शांतिपूर्ण, कोई ऐसी घटना नहीं। सुबह सुबह धमतरी के पास एक खबर आई थी कि गोली चलाने की, लेकिन वहां कोई हताहत नहीं हुआ, और शायद कुछ ऐसी चीजें कुछ हुड़दंग मचाने वाले लोग भी करते हैं। लेकिन यहां आपसे समझना चाहता हूं शकील अख्तर जी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार
डबल इंजन की सरकार, छीनी हुई सरकार, वो आखिर क्या चाहती है? क्यों इस ढंग से हो रहा था कि आज सुबह से, और क्या यहीं से हम ये मान लें कि अब खेल खत्म हो चुका है? क्या ये मान लें कि हाँ, शिवराज सिंह चौहान ने अपना जो नया बंगला बनवा लिया है, रंग रोगन करवा लिया है, अब वो अपनी तैयारी आज रात को कर रहे होंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत हाई जा रहा है, और अभी उसमें टाइम है, अभी पूरा आया नहीं है। अभी आपने शायद बताया था करीब 72% बताया था, लेकिन वो रात तक जो है 78 और उससे भी ऊपर जाने की संभावना है। अभी भी कई जगह लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और वोटिंग परसेंटेज मध्य प्रदेश में जब भी ऊपर जाता है उसका सीधा मतलब होता है सरकार बदलना। आप देखिए कि 2018 में 75.63 75.63% जो है वोटिंग हुई थी, और कांग्रेस की सरकार वहाँ आ गई थी। इससे पहले का हम थोड़ा सा आपको बता दें, समझने में थोड़ी आसानी होगी कि 1985 में 49.79% वोटिंग हुई, कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बाद सरकार पलट गई 90 में जी। और 90 में जब सरकार पलटती है, बीजेपी की आती है, तो वो करीब 5% ज़्यादा वोट लेके आती है। 54.21 54.21% मतदान हुआ और बीजेपी की सरकार आ गई। उसके बाद आप फिर देखिए कि 90 के बाद 93 में चुनाव हुआ, 93 में, और उसमें वोट परसेंट फिर 6% बढ़ गया, 60.17 60.17% मतदान हुआ और कांग्रेस आ गई। फिर 98 में कांग्रेस रही और मतदान का प्रतिशत वही रहा। इसका मतलब कि मतदान तभी बढ़ता है जब सरकार पलटती है। इसी तरह आप देखते जाइए कि 2003 में बीजेपी आई थी, उमा भारती जब मुख्यमंत्री बनी थी, कांग्रेस की सरकार गई थी। उस चुनाव में वोटिंग परसेंट रहा था 67.25 जी, 7% से ज़्यादा बढ़ गया था, और कांग्रेस चली गई थी, बीजेपी आ गई। 2008 में फिर बीजेपी आई, प्रतिशत थोड़ा 1-2% ज़्यादा रहा, कुछ उतना नहीं रहा। 13 में फिर बीजेपी आई, प्रतिशत फिर भी उतना ही रहा, कुछ ज़्यादा नहीं रहा। और जो हम बता रहे हैं 18 में, 2018 में जब कांग्रेस सरकार आई तो फिर प्रतिशत बढ़ा और 75.63% वोटिंग हुई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये वोटिंग परसेंट 78-80 तक जा रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे बीजेपी खतरे में है। दूसरा संकेत जो आप बता रहे थे कि इतनी हिंसा हुई, बिल्कुल सही बता रहे थे कि मध्य प्रदेश सबसे शांत इलाका रहता था। चुनावों के दौरान वहाँ कभी भी हिंसा नहीं होती थी, और इतनी हिंसा होना, कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर हमला होना छतरपुर के अंदर, वो छतरपुर का वाकया है, वो बुंदेलखंड का, वो ये बताता है कि बीजेपी के अंदर थोड़ी सी परेशानी है। इसी तरह आप देखेंगे कि ग्वालियर में जो नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं दिमनी से, वहाँ पे लोगों ने बहुत शिकायतें करी हैं कि हमारे वोट जो है देखे जा रहे हैं और ये आतंक पैदा कराया जा रहा है। जब लोग हमारे वोट देखते हैं तो हम डर जाते हैं और ये बहुत गलत तरीका हो रहा है, मगर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। जी। मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर के इलाके में बहुत शिकायतें हुई, कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र में बहुत शिकायतें हुई। जितने बड़े नेता लड़ रहे थे तो उनकी शिकायतें ज़्यादा क्यों हो रही हैं? क्योंकि उन्हें कोई खतरा दिख रहा है। अगर सब कुछ सामान्य होता है, प्रत्याशी के अनुकूल होता है, तो प्रत्याशी और उसके समर्थक जो है शांत रहते हैं, कभी कुछ गड़बड़ नहीं करते। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त जो है सत्ता बदलने का रुझान है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से कांग्रेस को धोखा दे के, और जिसके लिए उस क्षेत्र में धोखा नहीं कहते हैं, गद्दारी शब्द का प्रयोग करते हैं, सरकार गिराई थी। लोग इससे बहुत गुस्से में हैं। इतना गुस्सा हमने इससे पहले लोगों में कभी नहीं देखा, और वो इस बात के लिए कहते हैं, बुंदेलखंड में और चंबल ग्वालियर संभाग में ये आम शब्द है कि भाई साहब बदला लेंगे। जी, बदले को बदला कहते हैं, कई जगह बदला भी कहते हैं, तो बदला लेंगे। हमारे साथ जो गद्दारी करी है हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको मालूम होगा कि ग्वालियर चंबल में सबसे ख़राब शब्द अगर कोई माना जाता है तो गद्दारी माना जाता है। जी। गद्दार को वहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तो जो कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, लोग उसका बदला लेने के पूरे मूड में हैं। और इसी तरह अगर आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का आपने बताया कि वहाँ शांत चुनाव हुए। शांत इसलिए हुए कि पिछले 5 साल में वहाँ जो सरकार ने काम किया है उससे वहाँ पे जो नक्सल समस्या है काफ़ी हद तक सॉल्व हुई है।
ये तो रिकॉर्ड की बात है, सारे आंकड़ों की बात है कि उससे पहले कितने हमले होते थे, कितनी परेशानियां होती थी। और अभी हमने देखा कि पिछला जो फर्स्ट फेज था वहाँ तो उस क्षेत्र में चुनाव हो ही गए जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था बस्तर में, शांति से। तो ये दोनों के दोनों जो है कांग्रेस के अनुकूल जा रहे हैं और ये दोनों के दोनों राज्य जो है फिलहाल की स्थिति में बीजेपी के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। जी, किसका खेल खत्म हम पूछ रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ जाते हुए दोनों राज्य नजर आ रहे हैं। रिजल्ट बताएगा 3 तारीख को, लेकिन उससे पहले एक तरफ 3 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं और दूसरी तरफ 2 राज्य सामने हैं और बड़ी जबरदस्त तैयारियों के साथ कांग्रेस पार्टी वहां नजर आ रही है दोनों राज्यों में। अभी आप देख रहे थे कितना जन समर्थन दिखाई दे रहा था तेलंगाना में, जब राहुल गांधी एक बस के ऊपर खड़े होकर भाषण दे रहे थे और चुनौती दे रहे थे केसीआर को, के चंद्रशेखर राव जो बीआरएस से के मुखिया भी हैं और उस प्रदेश यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी हैं पिछले 10 साल से। क्या 10 साल के बाद, और सबसे मजेदार तथ्य यहां यह है कि 10 साल के बाद तीसरा टर्म आज तक तेलंगाना में या अविभाजित आंध्र प्रदेश में कहें तो नहीं रहा। अगर कहीं मैं गलत होऊंगा तो आप लोग उसको सुधार सकते हैं। और क्या तीसरा टर्म वहां तेलंगाना में केसीआर को मिलने जा रहा है। और वैसे ही तीसरे टर्म की बात हम 2024 में भी करेंगे। नेहरू जी के बाद या उससे और अभी तक किसी के पास रहा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म को पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात यहां इसलिए करने लगा दोस्तों क्योंकि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं यहां से बहुत कुछ आप देखेंगे। इसीलिए भी आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। दिन भर की सुर्खियां जो हैं वो आप के इर्द गिर्द ही रही हैं क्योंकि आप उसको देखते सुनते रहे हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं स्वामी जी की राहुल गांधी जो तूफान की बात कर रहे हैं, अब तो हर राज्य में जाके वही तूफान की बात कर रहे हैं। ये उनके लिए भी कल को जुमला साबित होगा या सच्चाई नजर आ रही है? क्योंकि कल और पहले भी कह चुका हूं कि राहुल बड़ी संजीदगी के साथ कोई भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। याद कीजिए कि जब वो गए थे लद्दाख में, वहां उन्होंने कहा था कि किसका डाउनफॉल हो गया है। कांग्रेस अभी जीत के आई है, अगले 4 राज्यों में जीत रही है। 5वां राज्य उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन उसके बाद वो 5वें राज्य की बात यानी मिजोरम की बात भी करने लगे। और अब हर राज्य में जाके वही कह रहे हैं कि हम इस राज्य को जीत रहे हैं। जीत ही नहीं रहे बल्कि बहुत तूफान है हमारी पार्टी के साथ है, यानी जनसैलाब है, ये कह रहे हैं। कैसे देखा जाए अब यहां से राहुल गांधी को? क्या उन्हीं राजनेताओं के क्रम में जो आकर के मंच पे कुछ भी बोल के चले जाते हैं और कल को देखा जाएगा टाइप से वो उस ढंग से माना जाए, या वो विश्वास जो राहुल गांधी के प्रति लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है उसी विश्वास से राहुल गांधी यहां तूफान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? स्वामी जी। देखिए राजीव जी, राहुल गांधी को वही कहना पड़ेगा जो वास्तविकता है, और राहुल गांधी केवल वास्तविकता कह रहे हैं जिसका आंकलन हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। देखिए एक समस्या है राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी अगर झूठ बोलना चाहें तो झूठ नहीं बोल सकते, और उनके प्रतिद्वंदी अगर सच बोलना चाहें तो सच नहीं बोल सकते। ये समस्या है। तो इसलिए राहुल गांधी ने जो फील किया, जो हम लोगों ने फील किया है, जो आज का मतदान हुआ है, उसको मैं अगर इंटरप्रेट करूं, देखिए एक बहुत बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया बहन मायावती का कि आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए, और ये वीडियो जो था फेक वीडियो था। और इसके माध्यम से उन्होंने, और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश में टैक्टिकल स्ट्रेटेजी से समाजवादी पार्टी को हरवाया था, उसी प्रकार से स्ट्रेटेजिक चालें चलकर उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराने की पूरी कार्रवाई कर ली है। देखिए एक और विश्लेषण करता हूं, मुझे ऐसा लगता है बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए 58% हिंदुओं के वोट चाहिए, क्योंकि बाकी वोट कहां जाते हैं तो सबको पता है। हिंदुओं के अगर 58% से ऊपर वोट मिलते हैं तब बीजेपी की जीतने की संभावना होती है। जो मैं देख रहा हूं, इस बार बीजेपी को टोटल हिंदू वोट में से 48% वोट मिल रहा है और 52% वोट जो है वो कांग्रेस को मिल रहा है। इसका मतलब वो जो आंधी और तूफान की बात कर रहे हैं, ये मात्र आंधी तूफान नहीं। और देखिए मैंने अतिशयोक्ति नहीं की थी, मैंने ऐसी बातें नहीं की थी जो विश्वसनीय ना हो। आज की तारीख में वास्तविकता है ये 1977-84 से ज्यादा की स्थिति है, और ऐसी स्थिति है कि एक तरफा चुनाव है। और बिल्कुल राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस बार जो वोटर
दलित वोटर और आदिवासी वोटरों पे झबुआ के अंदर और दिमनी के अंदर जैसे दलित वोटरों की पिटाई हुई है, उनके डंडे लगाए गए हैं, और किस लोगों ने लगाए हैं ये तो वहीं के गांव वालों ने बता दिया है, मैं क्यों पब्लिक प्लेटफॉर्म में वो बात करूं। लेकिन एक समूह जो उत्तर प्रदेश में भी जाति कर रहा है और उस समूह ने मध्य प्रदेश में भी जाति करने का प्रयास किया है। दलित और आदिवासी जो पहले ही कांग्रेस की तरफ मुखातिब थे, इन घटनाओं के बाद राजस्थान में पूरी तरह से अब कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची बात है, और ये चुनाव जो है ये आंधी ऐसी आएगी जिसको सोचना और समझना मुश्किल है। राहुल गांधी सच बोल रहे हैं क्योंकि वो राहुल गांधी झूठ बोल ही नहीं सकते। सच के अलावा आज की तारीख में जो भी और जिस प्रकार से अमित शाह की मीटिंग कैंसिल हुई और उनकी जगह स्मृति ईरानी ने मीटिंग की, और जो स्मृति ईरानी ने आपने शब्द एक यूज किया, उन्होंने शब्द यूज किया था, आपने प्रेफर किया कि उसको यूज न किया जाए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अगर उन्होंने शब्द यूज किया तो उसके यूज करने का कारण क्या है, उन्हें कैसे पता कि वो शब्द सही है। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आखिर शब्दों की मर्यादा, और वो भी बीजेपी खेमे में वो तार तार क्यों हो रही है, ये सोचना बहुत यहाँ जरूरी है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कमल का बटन ऐसे दबाओ, फिर उधर स्मृति ईरानी कुछ और कह जाती हैं, उधर अमित शाह जी कुछ और कह जाते हैं, और जेपी नड्डा साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जितना भाषण देंगे उतनी ही जीत हमारी पक्की होगी। मीनू जी, क्या ये लगता है कि राहुल गांधी जितना ज्यादा भाषण देंगे, जितनी सभाएं करेंगे, उतनी ही पक्की होगी जीत? ये कौन से किस युग की बात कर रहे हैं जेपी नड्डा साहब? या सच में ऐसा है? क्योंकि आप बेहतर समझ सकती हैं, मैं तो यहां स्टूडियो में बैठ करके प्रवचन कर रहा हूं, आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, लेकिन आप लोग देखते हैं लोग क्या कहते हैं राहुल गांधी को लेकर के। क्या वही अब बातें हो रही हैं आज भी, जिन बातों को सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी की छवि खराब करने, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कहने जा रही हैं, ये बात राहुल गांधी स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी छवि को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए बीजेपी की तरफ से। लेकिन आज भी वही बात कही जा रही है। अगर जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं, या स्मृति ईरानी अगर जिन शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने भाषणों में, इन सबको देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों दो ध्रुव की और दो अलग अलग विचारधारा में बिल्कुल अलग हैं, काम में अलग हैं, लेकिन यहां राजनीति जो सियासत है जिस पर जनता को किसी भी ढंग से अपनी तरफ लाना चाहिए, उसमें अलग अलग हैं। एक बात यहां और जोड़ना चाहूंगा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, बीजेपी का मैनिफेस्टो आया राजस्थान के लिए। उस मैनिफेस्टो में आप देखिए केजी टू पीजी, इसका इस्तेमाल बीजेपी ने किया है। और केजी टू पीजी यानी केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के बच्चों को हम मुफ्त शिक्षा देंगे, ये बात भूपेश बघेल ने कही है और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में इस अपने घोषणा पत्र में लिया है। लेकिन इस चीज को अब यहां बीजेपी लेके आई है राजस्थान में और कह रही है कि एक तो लड़कियों को पढ़ाएंगे हम, महिलाओं को, वहां ये मेंशन्ड है, ये नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ेंगे इसमें, तो लड़कियों के लिए स्पेशली है, गरीब लड़कियों के लिए है। तो लेकिन आप उस राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो राह पे अगर आप चल ही रहे हैं, अच्छी बात है, चलिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा का पालन भी तो कीजिए। ये तो बोला ही जाएगा, उस मर्यादा का भी कहीं ना कहीं आप उसकी नकल भी कर लीजिए। सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी जितना ज्यादा भाषण देंगे बीजेपी की जीत उतनी सुनिश्चित होगी आज की तारीख में? मीनू जी। जी राजीव जी, मामला इसका उल्टा है। राहुल गांधी जितना भाषण देंगे उतनी कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि आज तक क्या हुआ, जो नैरेटिव सेट करती थी बीजेपी और कांग्रेस वाले उसका जवाब दे पाते थे या नहीं भी दे पाते थे। लेकिन अब क्या है कि राहुल गांधी बोलते हैं और मोदी जी समेत पूरी जो भाजपा की भगवा सेना है वो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती है, उनका जवाब तलाशने लगती है। और फिर जवाब तलाशने के चक्कर में बदहवासी का आलम इतना है कि वो भाषा की भी शालीनता या सभ्यता भूल जाते हैं। और जिस भाषा का इस्तेमाल आपने बताया, स्वामी जी ने बताया, जो स्मृति ईरानी एटसेट्रा जो लोग कर रहे हैं, या इवन जो नेता सर्वोच्च नेता है जो उनके जो राहुल गांधी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अदरवाइज ऑल्सो भी जो भी ये लोग बोलते रहते हैं,
उससे वो असल में अपना चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल उन्होंने उघाड़ के रख दिया है कि हम एक्चुअली अंदर से ऐसे हैं। या जैसे आप विपक्ष को अगर फांसी पे चढ़ाने की बात करते हैं तो आप ये बताते हैं कि आपके अंदर लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं है। अगर आप फांसी की बात करते हैं, विपक्ष को फांसी चढ़ाने की बात करते हैं, तो इट मींस आप लोकतंत्र में आपका विश्वास नहीं है और आप चाहते हैं कि इस देश की धरती से विपक्ष, जिसमें कि वो केवल विपक्ष को ही फांसी चढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो हर आलोचना के स्वर को फांसी चढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो आलोचना का स्वर किसी सिविल सोसाइटी से आए, वो किसी स्टूडेंट से आए, वो किसी पत्रकार बिरादरी से आए, वो उनके सब के लिए उनका बस नहीं चलता है। वश चले तो वो फांसी चढ़ा दें, लेकिन उनका बस चलता है वो जेल में भेज देते हैं उन लोगों को। उनके पीछे ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, आईटी लगा देते हैं, व्हाटएवर जो उनकी कैपेसिटी में है उसका वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो मुझे कोई अचरज नहीं है अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि विपक्ष को फांसी चढ़ा दो, सीधे सीधे वो यही कह रहे हैं। बटन को बीच में, कमल को बीच में ला रहे हैं, मतलब कमल फांसी का तख्ता है एक हिसाब से। तो इस हिसाब से मैं तो पूरे देश की जनता से आग्रह करूंगी कि अगर कमल फांसी का तख्ता है तो बिल्कुल वोट न दे, बिल्कुल न दबाए। क्यों आप किसी की हत्या के भागीदार बनते हैं, विपक्ष की हत्या के भागीदार? मतलब आप मतलब कॉल दे रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को मारो, जिस भी तरीके से मारो, फांसी तो अल्टीमेट है, उससे पहले भी अगर मौका लग जाए तो मार के निपटा दो इनको। तो ये तो एक खतरे का संकेत है विपक्ष के नेताओं के लिए। उनको अपनी जान की भी इस टाइम लाले पड़ गए हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया है कि हमारे अंदर हिंसा भरी हुई है। एक्चुअली हम गांधी को तो हमें दुनिया को दिखाना पड़ता है, इसलिए गांधी को सिर नवाते हैं हम, इसलिए हम G20 के नेताओं को गांधी की समाधि पे ले जाते हैं, क्योंकि दुनिया को दिखाना पड़ता है। एक्चुअली तो हमारे अंदर हिंसा कूट कूट के भरी हुई है, नफरत कूट कूट के भरी हुई है। वो जब देखिए इंसान जब डर में होता है या उसको गुस्सा आ रहा होता है, वो तब उसके अंदर की एक्चुअल बातें निकल के आती है, उसका असली चरित्र तब निकल के आता है। तो वो चरित्र मोदी जी का और उनकी जो पूरी जो सेना है उनका सबका चरित्र सामने आ रहा है। रही बात राहुल गांधी के बोलने की, तो राहुल गांधी जो बोलेंगे, जो राहुल गांधी ने बोला है, आप बताइए कि राहुल गांधी ने एक्चुअली इन एक्चुअल सेंस तो बोलना शुरू किया था कोविड के टाइम से। कोविड में जब हुआ उन्होंने ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था, इस बात के लिए चेताया था कि ध्यान दीजिए बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। उसके बाद चाइना का जो गलवान में हुआ उसके बारे में राहुल गांधी वॉज द फर्स्ट पर्सन, उन्होंने ही सबसे पहले चेताया। उसके बारे में भी उसको उड़ा दिया गया कि ना कोई घुसा है और ना घुसकर बैठा है। इसी तरीके से कोविड के बारे में भी मजाक उड़ाया गया उनका, नोटबंदी के बारे में उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया गया। और उसके बाद से आज जो भी पेगासस के बारे में राहुल गांधी कहने वाले कहा, जब उसको भी उड़ा दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप देख रहे हैं कि सारी चीजें सामने निकल के आ रही हैं। कौन सी अडानी की बात, आप अडानी की बात को ले लीजिए, उसमें देखिए कि कितनी बदहवास घूम रही है भाजपा। तो बातें तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो उनकी बात, असल में प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी अब जो बोल रहे हैं लोगों को उसमें अपने भविष्य की तस्वीर नजर आ रही है और उनको लगता है कि ये इंसान सच्चा इंसान है, सीधा इंसान है। और अब तो बात ये भी आने लगी है कि भाई पढ़ा लिखा है आदमी, इसलिए इसकी बात पे विश्वास करो। लोग साथ में ही जोड़ते हैं, वो कारण बताते हैं कि मोदी की बात का विश्वास क्यों नहीं है। एक शब्द भी इस्तेमाल कर देते हैं बहुत लोग तो कि कितने पास का है, कितने क्लास पास है, और फिर उसके बाद वो राहुल गांधी से कंपैरिजन करते हैं। तो आप जो मुद्दों की बात, इसमें रही बात, जो राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं वो मुद्दों की बात बोल रहे हैं। वो किसी को ना फांसी चढ़ाने की बात कर रहे हैं, ना वो किसी को मूर्खों का सरदार बता रहे हैं, ना वो किसी भी तरह की कोई अपशब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए उन्होंने, आपने ध्यान दिया होगा कि मूर्खों के सरदार शब्द के बारे में भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो भगवान बुद्ध वाला उन्होंने वो अख्तियार किया रवैया, एटीट्यूड, कि जब मुझे लगी नहीं गाली तो मैं क्या जवाब दूं, मैंने ली नहीं वो गाली तो मेरे को लगेगी क्या। तो ये चीज आप राहुल गांधी को बदनाम करके और ये इस तरह की भाषा करके, आप जनता इस चीज को नहीं खरीद रही है। अब मोदी जी की बात से विश्वास जनता का उठ चुका है और आप राहुल गांधी जो है मुद्दों से हट नहीं रहे हैं। उसमें जितने भी लीडर्स हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, खड़गे जी हैं, और अदरवाइज जो भी स्टार कैंपेनर, जो भी विभिन्न मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल है, आपके अशोक गहलोत है, वो केवल मुद्दों की बात कर रहे हैं। वो किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप या
किसी की गाली गलौज, इस तरह की भाषा कर नहीं रहे, क्योंकि कांग्रेस को समझ में आ गया है कि जनता अपने बुनियादी मुद्दों को लेकर परेशान है, चिंतित है। और रही बात, जो ये बात शोर मचा रखा है जी, लाडली बहना का प्रभाव है, लाडली बहना का प्रभाव है। अरे भाई, लाडली बहना का प्रभाव है, मान लिया, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने करा, इतनी सारी वेलफेयर स्टेट स्कीम जो उन्होंने चलाई, या जो अशोक गहलोत ने चलाई, मतलब पब्लिक उसको तो भूल जाएगी। केवल एक लाडली बहना स्कीम ऐसी अनोखी उतर के आई है आसमान से कि जिसपे की जनता वोट देगी, और बाकी के जो फायदे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिल रहे थे वो सब भूल जाएगी। बाजू के स्टेट में, छत्तीसगढ़ में पब्लिक देख रही है, ये उसका नतीजा है। पब्लिक ने ये देखा मध्य प्रदेश की कि छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है, तो उनको लगे यार हम तो ठगे गए, हमने तो वोट भी किया था और हमें मिलता है ये सब जो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। वो वोट देने आई है जनता। और आप देख लीजिएगा 3 तारीख को। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, 3 तारीख को सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन आज कुछ देखना हम चाह रहे हैं कि, और उस नजर से देखना चाह रहे हैं कि 3 राज्यों के चुनाव बीत चुके हैं, अब क्या है। और अगर इन 3 राज्यों ने कुछ संकेत दे दिए हैं, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, तो फिर अगले 2 राज्यों का राह जो है, रास्ता वो आसान हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ शब्दों की मर्यादा को तार तार करती हुई बीजेपी, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर शब्दों को इस ढंग से उसका इस्तेमाल करें, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे या आप समझते हैं। चाहे वो कमल का बटन इतना दबाओ, चाहे मूर्खों का सरदार, ये सब भाषा का, और आप जानते हैं कि कई बार कांग्रेस की तरफ से ऐसी भाषा का इस्तेमाल, ऐसी नहीं, कुछ नीच टाइप की भाषा का प्रयोग होता रहा, और उसको लेकर के कितना उसको मथा गया कि मक्खन ही नहीं घी निकाल के दिया जाता था। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, बिना आग पे तपाए हुए घी निकालने की जो प्रथा है मीडिया के जरिए, वो शायद अब तक कांग्रेस के लोग तो समझ ही चुके होंगे, क्योंकि कई चुनावों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले कुछ कांग्रेस के बेहतरीन लोग जो हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर कर रहे हैं और 3 राज्यों के चुनाव अब समाप्त हो गए, तो यहां से क्या संकेत देखें हम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ एग्जिट पोल बता रहे हैं जिसको आपके जरिए हम समझना चाहते हैं? बिल्कुल राजीव जी, अब तक का एग्जिट पोल तो उन्होंने बता दिया, और आज जो मतदान हुआ है, आप कल तक के उनके भाषण देख लीजिएगा, और उनके भाषण में शब्दों का चयन बता देगा कि आज वोटिंग कैसी रही। वोटिंग, जैसा शकील साहब ने बहुत डिटेल में बता दिया कि वोट प्रतिशत से दिखाई दे रहा है कि जो ग्राउंड में मध्य प्रदेश और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में हमने आपने देखा, तो मतदान में मतदाताओं में वो उत्साह बरकरार है, मतदाता उदासीन नहीं है। पिछली बार से ज्यादा या पिछली बार के बराबर ही उसने वोट दिया है। 75% अगर पोलिंग अभी तक आई है तो ये बढ़ेगी भी। तो अगर ये मतदान इस रफ्तार से हुआ है, तो इसका मतलब है कि लोगों में उत्साह है लोकतंत्र के लिए, बहुत अच्छी बात है, पहली बात। और दूसरी बात कि वो राजनीतिक रूप से सजग है, तभी मतदान देने आए हैं, और बाकी उनकी सजगता हम लोगों ने अपनी यात्राओं में देखी है। तो नतीजे जो आपका सर्वे है उसके इर्द गिर्द ही मुझे अभी तक दिखाई दे रहा है कि वो ये लाइन बता रही है लोगों का उत्साह कि ये लोकतंत्र के प्रति जो है बहुत अच्छी खबर है, और देश के और हो सकता है कि ये खबर कांग्रेस के लिए भी अच्छी साबित हो। दूसरी बात कि जहाँ तक मोदी साहब की भाषा का सवाल है, हम लोगों ने कल इस पर विस्तार से चर्चा की। आप प्रोफेसर अखिल स्वामी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ को देखा है कि जहाँ इम्तिहान हो रहा हो और आप एग्जामिनेशन हॉल में घुसें, और जो कोई लड़का जिसको कि पसीना बहुत आ रहा है, जो पंखे चलवा रहा है, जो खिड़की खुलवा रहा है, जो कुर्सी ठीक कर रहा है, उसके नंबर क्या आएंगे या वो कितनी तैयारी के साथ आया दिख जाता है। और जिसको इम्तिहान आता है, जिसको पर्चे में सब उसके आंसर आते हैं, वो सर झुका के लिखता रहता है। ये दोनों में फर्क है। तो अगर मोदी साहब के भाषणों में ये आ रहा है कि
आप ऐसे मतदान करो, कमल के फूल पे ऐसा बटन दबाओ कि यह फांसी की तख्ते पे चढ़ा रहे हो जैसे। ऐसे ही इनके एक सहयोगी साहब ने दिल्ली में भाषण दिया था कि बटन यहाँ दबे और करंट वहां लगे, तो करंट वहां तो लगा नहीं, करंट तो कहीं और लग गया। और नड्डा साहब बहुत रोचक किरदार है, नड्डा साहब, मैं उन पे बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनता हूं। राहुल गांधी हिमाचल गए थे लगातार, और गृह प्रदेश है नड्डा साहब का, बुरी तरह चुनाव हार गए। तो कौन कहां जाता है, क्या भाषण देता है, उससे क्या नफा नुकसान होता है, वो नड्डा साहब जानते हैं। और हिमाचल में उपचुनाव भी हारे और विधानसभा का चुनाव भी हारे, और बुरी तरह हारे। और कर्नाटक के चुनाव में भी हमने देखा कि किसने रैलियां कितनी की, कहां पे, और कहां से कौन सीटें, कौन जीता, कौन हारा, ये सब हम देख चुके हैं। और ये भी है कि एक बात की भविष्यवाणी तो अभी हम कर सकते हैं कि 3 दिसंबर को टीवी चैनलों पर नड्डा साहब छाए रहेंगे, इस बात की गारंटी है। राजीव जी, एक बात की गारंटी दे रहे हैं, आप सुन चुके हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी की 3 तारीख को बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब, जेपी नड्डा, वो छाए रहेंगे। इसके क्या संकेत हैं आप समझ सकते हैं, लेकिन जेपी नड्डा का कहना है कि राहुल गांधी जितना ज्यादा भाषण देंगे, जितनी ज्यादा सभाओं में जाएंगे, उससे बीजेपी को बेनिफिट होगा, इसलिए वो सबसे से ज्यादा भाषण दें। लेकिन क्या ये सचमुच जो कह रहे हैं ऐसा ही है आज की तारीख में? इस पे चर्चा हम कर रहे हैं। साथ साथ इन 2 राज्यों में चुनाव, 2 ही नहीं बल्कि 3 राज्यों को, मिजोरम को हम क्यों छोड़े, 3 राज्यों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अब यानी कि 60% चुनाव खत्म, अब 40% चुनाव बाकी है। लेकिन 60-40 की बात कई बार होती है, कौन 60% की तरफ है और कौन 40% की तरफ है। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, लेकिन उनसे आपसे पहले जरा विश करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमारे साथ सीधे इंदौर से जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं। और आपसे बेहतर कौन बताएगा कि मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है। लेकिन पहले सुनील शुक्ला जी, क्या संकेत आपको मिल रहे हैं, किसका खेल खत्म हो रहा है, और इन 3 राज्यों के बाद बाकी बचे हुए 2 राज्यों में वहां का मौसम कैसा दिख रहा है? तेलंगाना में भी मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है इस समय, और अब राहुल गांधी सीधा सीधा कह रहे हैं कि तेलंगाना, और आज वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को भी जारी कर दिया। एक और बड़ी खबर आ रही है, तेलुगु फिल्मों की सुपरस्टार हैं, एक्ट्रेस हैं विजय शांति, कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। ये आप देख रहे हैं बड़ी खबर। एक दिन पहले ही विजय शांति ने बीजेपी की सदस्यता से दिया था इस्तीफा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय शांति को दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। यह आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज तेलंगाना से एक बड़ी खबर। यह बहुत बड़ी खबर हो सकती है क्योंकि ये सुपरस्टार हैं वहां की विजय शांति, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है और आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई है। विजय शांति जो पहले बीजेपी में थी लेकिन अब मोह भंग हो चुका है और उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है, कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। चलिए, ऐसी खबरें अभी और आएंगी तेलंगाना से, बहुत सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज के चुनाव के बाद जब 3 राज्यों के चुनाव हो गए तो क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या राजस्थान और तेलंगाना की राह जो है वो आसान नजर आ रही है? लेकिन किसके लिए? आपके नजरिए, आपके जरिए समझना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। चित्रकार वही चित्र बनाता है जो वो देखता है या उसी कल्पनाओं में होता है। जो मध्य प्रदेश की जनता जो चाहती है उसने किया है। जब ज्यादा मतदान होता है तो उसके 2 ही अर्थ हैं, या तो सरकार आ रही है या तो सरकार जा रही है। सरकार आ रही है तब पता होता है अगर उस सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक आंदोलन न हो। हमने कई राज्यों के चुनाव को देखा है, बड़े पैमाने पर मतदान हुआ उन राज्यों में। आज स्थिति है जो मध्य प्रदेश में हुआ कि मध्य प्रदेश में एक बदलाव की राजनीति दिख रही थी। लोग बदलाव की बात कर रहे थे,
कि एक बड़ा मतदाताओं का एक बड़ा समूह है जिसने गैर भाजपा सरकार देखी ही नहीं है मध्य प्रदेश में, और ऐसे भी लोग थे जो इस सरकार से के कामकाज से भी असंतुष्ट थे या भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से भी असंतुष्ट थे। तो एक पूरे चुनाव के दौरान, उसके पहले भी एक परिवर्तन की बात लोग करने लगे थे कि बहुत हो गया। अब अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें आप ये बताया जा रहा है कि 71% से अधिक कुछ मतदान हुआ है, मेरा मानना यह है कि 75% प्लस होगा जब अंतिम गणना आएगी। ये 5 बजे तक का एक ये है, अभी तक की रिपोर्ट है, लेकिन अंतिम जब मैंने पूरा कैलकुलेशन होकर के आएगा तो मेरा अपना मानना है कि 3-4% मतदान बढ़ेगा, और यह लगभग मतदान उसी के बराबर होगा जो पिछले साल मध्य प्रदेश में हुआ था। जब भी चुनाव में अगर अंतर आता हो, मतदान का प्रतिशत बढ़ता हो, आप याद कीजिए 1998 में जब चुनाव हुआ था, उस समय 60% से अधिक मतदान हुआ था मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार थी। और 2003 में जब ये चुनाव हुआ तो 7% से अधिक ज्यादा मतदान हुआ, और वो जब 7% मतदान बढ़ा, उस समय उमा भारती का मिस्टर बंटाधार आंदोलन चल रहा था पूरे मध्य प्रदेश में। जबरदस्त आंदोलन था वो, उस आंदोलन को मैंने देखा, और परिणाम क्या हुआ कि सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, बड़े बड़े नेता हार गए। और उस समय दिग्विजय सिंह से मतदान के 3-4 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी, और बहुत कॉन्फिडेंट थे वो कि चुनाव कहीं नहीं जा रहा है, मैं कांग्रेस के साथ जनता है। वह यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सड़क, बिजली, पानी पर भी मतदान हो सकता है, स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार थे। और जबकि पूरे राज्य में एकदम आंदोलन बीजेपी ने खड़ा कर रखा था, और तमाम तरह के आरोप लग रहे थे दिग्विजय सिंह की सरकार के ऊपर, और एक माहौल बना था परिवर्तन का, और 7% से अधिक मतदान हुआ और सरकार चली गई। फिर अगर आप करेंगे 2008 का जो चुनाव, 2008 के चुनाव में मुश्किल से 2% अधिक मतदान हुआ, 67 से 69%, और उस समय भी राज्य में कोई परिवर्तन की लहर भी नहीं थी। कांग्रेस बीजेपी की सरकार आई, 2003 में आई, 2008 में भी वो सरकार बनी रही। अगर आप फिर 2013 के चुनाव में जाइए, 2013 के चुनाव में 3% अधिक मतदान हुआ, तब भी कोई लहर नहीं थी, परिवर्तन की बात नहीं की जा रही थी। मध्य प्रदेश के रहने वाले तमाम लोगों से उस बात करने पर लगता था कि ऐसी बात नहीं चल रही कि बीजेपी सरकार को बदलना है, और शिवराज सिंह चौहान का जो लोकप्रियता थी अपने चरम पर थी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई थी, और आपस की झगड़े इनके खूब जबरदस्त चल रहे थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के, नेतृत्व को लेकर के, तमाम इन लोगों के अपने झगड़े थे। यहां तक कि जो उपचुनाव हो रहे थे, उन चुनाव में भी कांग्रेस के झगड़े दिखाई पड़ रहे थे। कांग्रेस कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई, और परिणाम हुआ कि 2013 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को बरकरार रखा। 2018 के चुनाव में 3% का मतदान फिर अधिक हुआ, लेकिन जब ये 75% के आसपास जब मतदान बढ़ा, तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे 5 साल तक आंदोलन में लगी रही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को इन्होंने बदला, कमलनाथ को नेतृत्व में लाए, दिग्विजय सिंह का जो वह नर्मदा की परिक्रमा पूरी हुई, और 10 साल कोई भी पद ग्रहण न करने का जो एक संकल्प था दिग्विजय सिंह का, उससे वो बाहर निकले और अपनी राजनीतिक सक्रियता उन्होंने बढ़ाई। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कम वोट मिले, सत्ता से बाहर हुई, मतदान का प्रतिशत उसका कम नहीं हुआ, लेकिन सीटें उसकी कम हो गई, और उन इलाकों में हारी जिन इलाकों में वह लगातार जीतती रही है। लेकिन उसका यह भी वक्त उन इलाकों में उसने जीत दर्ज किया जिसमें कभी नहीं जीतती थी, जैसे बिंद का क्षेत्र था। बावजूद अन्य इलाकों में जो उसका प्रभाव क्षेत्र था, उसने अपने को बरकरार रखा था। 2018 में 1.5 साल तक सरकार चलाने के बाद जब इनकी सरकार का अपहरण कर लिया गया, जोड़ तोड़ करके सरकार फिर बीजेपी की आ गई, तो कांग्रेस बैठी नहीं, लगातार वो आंदोलन करती रही। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे भर्तियों का मामला हो, चाहे रोजगार का इशू हो, चाहे वो किसानों पे गोली चलने की घटना रही हो, या विद्यार्थियों के परीक्षा लीक का मामला रहा हो, जितने मुद्दे थे, हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस सक्रिय थी, और कांग्रेस का नेतृत्व लगातार सक्रिय बना रहा। जो उनके आपसी झगड़े थे वो एकदम सतह पर कहीं नहीं दिखाई पड़े।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद से एक जो अलग समूह भी कांग्रेस में दिखाई पड़ता था मध्य प्रदेश में, वो भी खत्म हुआ। तो दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, कमलनाथ, एक पूरा का पूरा जो समूह था, यह एक लगातार आंदोलन करता रहा। और आज जब लगभग 75% का मतदान होगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बदलाव की राजनीति है। दूसरी एक वजह, जो चुनाव जीत रहा होता है वह हिंसा नहीं करता, कहीं नहीं हुआ है, वह हिंसा से भागता है। हिंसा कोई करना भी चाहे तो उलझता नहीं है वो। लेकिन जो मध्य प्रदेश में आज हुआ यह अप्रत्याशित रहा। उन इलाकों में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, ये अभी इस वक्त का वीडियो आप देख रहे हैं ग्वालियर का, और वहां अभी देखिए कितनी लंबी लाइन है। इस वक्त अभी लगभग 8 बजने को है, 7:53 मेरी घड़ी में, और ये ग्वालियर बहोडापुर स्थित शंकरपुर से लगातार शिकायत मिल रही है कि वहां पर वोटिंग बहुत धीमी चल रही है। और अभी भी देखिए लगभग 500 से ज्यादा लोग लाइन में लगे हुए हैं और ये सब वोट देने के लिए आए हुए हैं। तो ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग की तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात कि वहां इस जोश के साथ, इस उत्साह के साथ लोग लगे हुए हैं लाइन में कि उनको वोट देना है। जैसा सुनील शुक्ला जी कह रहे थे कि ये 70-72% जो अभी आंकड़े आ रहे हैं 5 बजे के हैं, वो आंकड़े और बढ़ेंगे। और मेरा अनुमान, पर्सनल अनुमान ये है सुनील जी कि ये 78% से ऊपर जा सकता है, 78% से ऊपर भी आंकड़े जा सकते हैं, क्योंकि ये 5 बजे के आंकड़े लगभग 72% के हैं और 5 के बाद अभी 7 है। और जब तक आखिरी पंक्ति के लोग, इस पंक्ति के आखिरी वोटर वोट न दे दें, तब तक चुनाव आयोग ईवीएम को सील नहीं कर सकता है। उस हिसाब से यहां यह महत्वपूर्ण बात है जो आप अपनी बात रख रहे थे, उसी को यहां पर कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है ये जो विजुअल है, ये जो लाइनें दिख रही हैं। जी सुनील जी। राजीव जी, मेरी जानकारी के अनुसार यह वहां का मतदान मध्य प्रदेश का 80% के आसपास होगा। अभी भी तमाम इलाकों में लाइनें लगी हुई हैं और लोग मतदान के लिए इकट्ठे हैं। मतदान का बढ़ा हुआ प्रतिशत, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न इलाकों में की गई हिंसा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव के पहले लोगों को, मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बांटे गए रुपए, साड़ियां, उपहार और अन्य सामग्रियां और तमाम तरह की बरामदगियां, और इसके अलावा विभिन्न इलाकों में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा मतदान करने जा रहे लोगों को डराने धमकाने की कोशिशों की शिकायतें, ये जो तमाम परिदृश्य सामने उभर करके आ रहा है मध्य प्रदेश का, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। इस तरह के चुनाव, अगर इस तरह के चुनाव होते हैं, जीतने वाला व्यक्ति, जीतने वाली पार्टी, जीतने वाला दल कभी हिंसा में शामिल ही नहीं होता। किसी भी राज्य में, मैंने तमाम राज्यों के मैंने चुनाव देखे हैं, किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। और मध्य प्रदेश, जितनी मेरी जानकारी है, बहुत सारे चुनाव मैंने मध्य प्रदेश में देखे हैं, इस तरह की हिंसा नहीं दिखाई पड़ी। और उन इलाकों में और हिंसा हुई है जिन इलाकों को भारतीय जनता पार्टी अपना हारा हुआ इलाका मान रही थी, जहां पर उसको बहुत लगातार चुनाव हारती रही है। ये मेरे ख्याल से 125 या 130 क्षेत्र उन्होंने तलाशा था, आइडेंटिफाई किया था, जिनको उन्होंने कहा था जिसमें इनको खूब ढेर सारी चुनौतियां। उन इलाकों में देखिए पैसा, देखिए पैसे बांटने का, ये भी आज सुबह से ये विजुअल वहां का ही चल रहा है। ये बरामदगी हुई है, बाकायदा आरोप लगे हैं। जो प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर भी है। ये स्थिति है और खूब आरोप लगे हैं, इस तरह के बरामदगियां हुई हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं। और इस तरह की शिकायतें आज मतदान के दिन मिली, जब मतदान करने जा रहे लोगों को रोकने का प्रयास किया गया विभिन्न इलाकों में। यहां तक कि नरेंद्र सिंह तोमर के इलाके में बाकायदा इसका वीडियो पब्लिक डोमेन में है, जब औरतों ने यह आरोप लगाया कि जब हम वोट डालने जा रहे हैं तो लोग देख रहे हैं कि किसको वोट डाला जा रहा है। जो वहां मौजूद है घटना स्थल पे मतदान के दौरान, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सुरक्षा की व्यवस्थाएं बहुत ही कम है। ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में हताशा। परिणाम तो हम अब 3 तारीख को जानेंगे, लेकिन हताशे की स्थिति है। अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो मतदान है वो पिछले साल के मतदान की तुलना में कम हुआ है। जिस इलाके में हमेशा आशंका बनी रहती थी नक्सली हिंसा की, उसका भी जो उसकी गंभीरता है वो अन्य चुनाव की तुलना में बहुत कम रही है। नक्सलियों द्वारा चुनाव बहिष्कार के आह्वान के बावजूद लोगों ने बड़ी संख्या में वहां मतदान में शिरकत की है।
और पिछले साल जहां 76 लगभग 77% मतदान हुआ था। अभी भी हालांकि 68% से अधिक मतदान की बात की जा रही है, लेकिन मेरा मानना है कि यहां भी कम से कम 70% से अधिक मतदान होगा। 70 से 72% तक मतदान अभी दर्ज होगा छत्तीसगढ़ में भी, बावजूद इसके पिछले साल से की तुलना में वो कम है। और कहीं भी उस सरकार के खिलाफ पूरे साल, पूरे 5 वर्षों तक कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं खड़ा हुआ। जो चुनावी सर्वेक्षण भी आए, उस सर्वेक्षणों में भी एक नहीं बताया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार से लोग असंतुष्ट हैं या इनको हटाना चाहते हैं। विरोधी दल के जो सत्ता के दावेदार भारतीय जनता पार्टी है, यह भी कोई ऐसा नैरेटिव नहीं प्रस्तुत कर पाई जिससे वह उन बिंदुओं से लोगों को हटा सके जिस आधार पर कांग्रेस दोबारा जन समर्थन मांग रही थी। तीसरी बात कि जो अन्य छोटे दल हैं, जिसमें मैं प्रमुख मानता हूं अरविंद नेताम साहब की पार्टी और एक छोटी पार्टी है अजीत जोगी की पार्टी, इन दोनों दलों से जो उस राज्य में उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव पर असर डालेंगे, वो नहीं दिखाई पड़ा। कहीं मतलब इन पार्टियों के तो कई इलाकों, वो जहां से इनके उम्मीदवार भी थे, कई इलाकों में बस्ते तक नहीं लगने की खबरें हैं। संघर्ष केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है वहां, और कांग्रेस के खिलाफ चूंकि कोई इस तरह का एक राजनीतिक परिदृश्य नहीं, माहौल दिखाई नहीं पड़ा जिससे कि लोग वहां बदलाव चाहते हो, तो मेरा अपना मानना यह है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, हो सकता है कि वो रिपीट करे। रिजल्ट तो 3 तारीख को आएगा, लेकिन जो संकेत है वो है। लेकिन जो बदलाव की बात मध्य प्रदेश में कही जा रही है, वो लगता है कहीं ना कहीं साकार होती नजर आ रही है। जी सुनील शुक्ला जी, 2 बातें यहां कह रहे हैं। एक, मध्य प्रदेश में जो बम्पर वोटिंग है वो वोटिंग बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बम्पर वोटिंग नहीं है और नक्सलियों के जो नक्सल प्रॉब्लम्स हैं और खासकर नक्सल जोन जो बस्तर का एरिया है, उस एरिया में पहले चरण में मतदान के बाद भी जो वोटिंग हुई और लोग निकल के गए, वहां बम्पर वोटिंग हुई। और आज लेकिन दोनों अगर फेज को देखा जाए तो वहां पर धीमी गति से वोटिंग हुई है और लेकिन जो पिछली दफा 78% या उससे थोड़ा सा ज्यादा वोटिंग हुई थी, उतना नहीं है। क्या ये संकेत सरकार नहीं बदलने के हैं? ये दोनों बातें यहां रख रहे हैं सुनील शुक्ला जी कि छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बदलने के संकेत और मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, उनसे बेहतर और कौन बताएगा। और वो जहां से आते हैं, जहां से बिलोंग कर रहे हैं, वो जगह तो और भी हॉट सीट है। इंदौर नाम सुनते ही लगता है कि अच्छा कोई बैट्समैन आ गया, कोई और कुछ बोलने लगा, कोई हेलीकॉप्टर में उड़ने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं जी हम तो कार से ही जाएंगे, कोई शाम को रात को चौपाटी में नजर आता है। तो अलग अलग तस्वीरें सामने आ जाती हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। लेकिन आपके सामने आज कौन सी तस्वीर है जिसके जरिए हम ये माने कि यहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, ये दोनों अगले 2 चुनावों के संकेत दे रहे हैं, यानी कि राजस्थान और तेलंगाना के भी संकेत यहीं से दे रहे हैं। इस बीच इस विजुअल को जरूर दिखाना चाहूंगा, और ये विजुअल कांग्रेस की सभा का विजुअल, और ये वीडियो जो है वो राजस्थान से है। और राजस्थान में देखिए कांग्रेस के नेताओं में जो उत्साह है चुनाव प्रचार अभियान के दौरान, उसकी एक बानगी है। अगर फुल स्क्रीन और विजुअल के साथ और साउंड के साथ ले आए थोड़ा सा, तो इसको जरा जरूर देख लीजिए। और फिर सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास, और उनका नाम भी नीचे जरा चेंज कर दें तो ठीक रहेगा। जी जरा फुल स्क्रीन लेके आइए। चलिए, ये एक उत्साहवर्धन राजस्थान का, और राजस्थान का जिक्र इसलिए कर रहा था कि ये जो तीनों राज्यों के चुनाव खत्म हो गए और उसमें से आज तो 2 राज्य बिल्कुल ही पैक, तो उसके बाद राजस्थान की तरफ कैसे कांग्रेस बढ़ रही है उसकी एक बानगी नजर आ रही है, इसलिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या कुछ कहेंगे? चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, तो त्योहारों में तो खुशी होनी चाहिए, नाच गाना होना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा दृश्य है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश का बिहारीकरण इस चुनाव में हो गया। बिहार में चुनाव में जैसी हिंसा की खबरें मिलती थी पढ़ने को, वैसी खबरें पहली बार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। इंदौर बड़ा शांति का टापू है, यहाँ
उम्मीदवारों में प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन जब आमने सामने मिलते हैं तो एक दूसरे के घर चले जाते हैं वोट मांगने के लिए। जैसे कैलाश विजयवर्गीय संजय शुक्ला के घर चले गए, संजय शुक्ला ने उनके पैर छू लिए क्योंकि वो उनके पिता के जमाने के मित्र हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती है। जब इंदौर से सुमित्रा महाजन लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस के पंकज संघवी उम्मीदवार थे, तो उन्होंने कहा था कि भाभी अब बहुत साल हो गए, अपने घर की जिम्मेदारी संभाली, अब इंदौर की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। यहाँ चुनाव में भी बाबा, दादा, भैया, रमेश मेंदोला को शहर में लोग दादा बोलते हैं, संजय शुक्ला को भैया बोलते हैं, तो बड़ा पारिवारिक माहौल होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि न केवल चंबल ग्वालियर इलाके में बल्कि इस इलाके में भी हिंसा की घटनाएं हुई। इंदौर में हुई हिंसा की घटना, पीटने वाले कोई विधायक का बेटा है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं डंडे बरसाए जा रहे हैं, कहीं थप्पड़ मारे जा रहे हैं। इंदौर में, भोपाल में, चंबल इलाके में इस तरह की सारी वारदातें हो रही है। मुझे लगता है कि इस सब के पीछे षड्यंत्र हो सकता है। यह हो सकता है कि किसी तरह चुनाव को स्थगित करवा दिया जाए, हिंसा को बढ़ावा देके, ताकि बहाना बनाया जा सके। और ये जो भीड़ ग्वालियर इलाके में दिख रही है मतदाताओं की, ये मुझे लगता है कि इसमें अधिकांश लोग वो होंगे जो लाए गए होंगे 5 बजे 6 बजे के पहले कि आपको चलो भाई, जिन आपने वोट नहीं दिया है तो वोट देने के लिए आप आइए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो चुनावी रणनीतियां हैं वो बड़ी अलग अलग तरह की है। जैसे एक उम्मीदवार हैं महू से, वो खड़े हुए तो उन्हें डर था कि मुस्लिम मतदाता उन्हें वोट नहीं देंगे, वो बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो उन्होंने मुस्लिम क्षेत्र में जाके कोई प्रचार नहीं किया जो मुस्लिम बस्तियां थी, लेकिन ये कहा कि मतदान होने के बाद रात को 8 बजे के बाद आप हमारे दफ्तर में आइए और अगर आपने वोट नहीं दिया है, आप अपनी उंगली दिखाइए कि अगर आपने वोट नहीं दिया है तो आप उसका कैश पेमेंट ले जाइए, 1000 रुपया या 500 रुपया। उन्हें यह लगता था कि लोग बीजेपी को तो वोट देंगे ही नहीं, कहीं वो कांग्रेस को वोट न दे दें। तो ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिसकी कल्पना चुनाव आयोग भी शायद ही करता होगा मध्य प्रदेश में। लेकिन जो आंकड़ों का खेल है बड़ा विचित्र होता है। झूठ 3 तरह के होते हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी इस पे शायद इसकी ताकीद करेंगे। झूठ 3 तरह के होते हैं, एक तो झूठ, दूसरा सफेद झूठ, और तीसरा झूठ है आंकड़े। आंकड़े जिस तरह से पेश किए जाते हैं कई बार वो झूठ से भी बढ़कर होते हैं। सफेद झूठ भी उसके पीछे होता है। अब जैसे पिछले चुनाव में जितने वोट बीजेपी को और कांग्रेस को मिले थे, तो बीजेपी भले ही कहे कि हम बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन जितने वोट कांग्रेस को मिले और बीजेपी को वोट मिले, आंकड़ों ने साबित किया कि मामला कुछ और था। 2018 की बात करें, 2018 में 74% वोट पड़े थे मध्य प्रदेश में, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, 114 सीट मिली थी, बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, 2 सीटें कम थी। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए और 28 सीटों पर मतदान हुआ, तो उस 28 सीटों के मतदान में वोटों का प्रतिशत रहा, सभी 28 सीटों पर जहां एक साथ उपचुनाव हुए थे, उसे मिनी आम चुनाव कहा गया था। उस मिनी आम चुनाव में 79% वोट पड़े थे, यानी 4% वोट बढ़े थे करीब करीब। और उस चुनाव में बीजेपी को 28 में से 19 सीटें मिली थी। तो जिस तरह से वोट स्विंग हुए, ये बड़ा अजीब खेल है। कैसे वोट डलवाए गए, ज्यादा वोट डलवाए गए, और जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है जिसका कार्डर बेस बड़ा होता है, वो ज्यादा लोगों को पकड़ के वोट डलवाने के लिए ला सकती है, ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है, इसमें दो मत नहीं। और बीजेपी और आरएसएस की इसमें महारत है कि जिन 2018 के चुनाव में 43 सीटें ऐसी थी मध्य प्रदेश में जिसमें चुनाव परिणाम केवल 3% के अंतर से हुआ था। 3% वोट किसी को कम आए तो हार जीत हुई थी। तो चुनाव में अगर 2% वोट भी स्विंग हो जाते हैं या 1.5% वोट भी स्विंग हो जाते हैं तो नतीजे को बड़ा प्रभावित करेंगे। इस बात को कहा जा सकता है। अभी आज रात तक आंकड़े आ जाएंगे कितनी प्रतिशत महिलाओं ने वोट दिया। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा मध्य प्रदेश में कि अगर मध्य प्रदेश में महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है तो इसका मतलब ये कि वो लाडली बहना के प्रचार में
उस वो आ गई हैं कि लाडली बहना के प्रभाव में है। अगर महिलाओं का मतदान कम होता है, पिछले चुनाव में महिलाओं का मतदान, महिला वोटरों की संख्या लगभग 2% कम थी। ये शुद्ध आंकड़े में बात कर रहा हूं, इसमें आंकड़ों का कोई हिसाब नहीं होता, कोई गणित नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, बस आंकड़े हैं तो होते हैं, और वे कई बार झूठ होते हैं, कई बार बड़े खतरनाक झूठ होते हैं। तो अब ये चुनाव बताएंगे मध्य प्रदेश में कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना किस तरह लोगों ने पसंद की है या नहीं की है। और बीजेपी की सरकार ने जो तमाम घोषणाएं की है, हजारों घोषणाएं, 22,000 घोषणाएं की हैं, कई वादे किए हैं, वो कितने, उस पर लोगों ने कितना अमल किया है। तो ये बीजेपी की कड़ी परीक्षा है। एक और बात, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को सामने न लाने का जो निर्णय था बीजेपी का, आखिरी दौर में बीजेपी उससे बहुत परेशान भी हुई थी, और बीजेपी को लगा कि यह गलत फैसला हुआ है शिवराज सिंह चौहान को सामने न लाकर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से प्रचार कर रहे थे, वे एक तरह से नरेंद्र मोदी के पैरेलल थे, और नरेंद्र मोदी ने जितनी सबसे ज्यादा सभाएं, 160 सभाएं केवल शिवराज सिंह चौहान ने की थी। तो लगता है कि शिवराज सिंह चौहान पैरेलल रूप में नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में मध्य प्रदेश में थे, कि भले ही विज्ञापन में हो कि एमपी के मन में मोदी, लेकिन एमपी के मन में मोदी ये शिवराज सिंह मानने को तैयार नहीं थे। और एक बात जो कुछ देर पहले प्रशांत जी ने कही थी कि इस चुनाव में नड्डा जी, चुनाव के बाद नड्डा जी के ही बयान सबसे ज्यादा आएंगे, इसमें कतई, इसमें दो मत नहीं, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी संगठन में बहुत बड़े बदलाव होंगे, कई बड़े नेता खेत रहेंगे और कई नए नेता उभर के आएंगे, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गज पानी नहीं पीने वाले हैं, उनको पानी नहीं मिलेगा पीने को। और यहां तक कहा जा रहा है कि जो एक केंद्रीय कृषि मंत्री है, उनकी सीट पर इतनी कांटे की टक्कर है कि हो सकता है उनका स्थान तीसरा रहे, हो सकता है, कह रहा हूं, हो सकता है जीत भी जाए, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, ईडी उनकी है, सीबीआई उनकी है, इनकम टैक्स उनका है। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि चुनाव के अभी आंकड़े आने वाले हैं, और वो एक दिशा तो जरूर बता देंगे कि क्या होगा। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, मैं मुतमईन हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। पिछले चुनाव देखिए, 90 में से केवल 15 सीटें ही ला पाई थी बीजेपी। तो 15 से अगर बीजेपी पूरा जोर लगा दे, अमित शाह पूरा जोर लगा दे, नड्डा जी जोर लगा दें, मोदी जी जोर लगा दें, तो जो छत्तीसगढ़ की सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कितना डेंट मार पाएंगे, किस तरह से वो प्रचार कर पाएंगे। गोबर खरीद हो, धान की खरीद हो, विद्यार्थियों के लिए किए गए फैसले हों, बहनों के लिए किए गए फैसले हों, और उस पर अमल। और एक और बात थी कि निर्विवाद और निर्विरोध नेता के रूप में भूपेश बघेल रहे। हालांकि बीच में इस तरह की बातें उड़ी कि वहां भी विरोध है, मतभेद है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो इससे भी बीजेपी को लगता है कि उसकी हालत खराब है। बीजेपी अगर सीटें बढ़ा भी ले तो 15 से 16 कर लेगी, 18 कर लेगी, 20 कर लेगी, लेकिन 90 में से कोई वो 46 सीटें लाएगी, इसकी तो कोई आशा है नहीं। राजीव जी 90 में से 46 सीटें लाने वाली पार्टी की सरकार बन जाएगी, और ऐसी आशा बीजेपी के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही, कह रहे हैं यहाँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपके पास आना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, बात आज के चुनाव खत्म हो गए जिन राज्यों के, उसकी हो रही है, और आगे की दिशा क्या है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां से चुनाव किस दिशा में जा रहा है, और यहीं से हम 2024 को बहुत नजदीक से देखते हुए नजर आएंगे। 3 तारीख के बाद, यानी 3 दिसंबर के बाद तो परिस्थितियां और भी बदली हुई नजर आएंगी, और शायद 2024 की तस्वीर और भी साफ होगी। लेकिन क्या आज की तारीख में, जिन 3 राज्यों के चुनाव ऑलरेडी संपन्न हो गए हैं, और मध्य प्रदेश में खासकर जहां अभी भी लोग खड़े हैं कतारों में, जिसकी तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं, वो लाइन जब तक आखिरी लोग जो हैं वो खत्म ना हो जाएं, वोट ना दे दें, तब तक वो प्रक्रिया जारी रहेगी, और आंकड़े हो सकता है बढ़ जाएं। लेकिन यहां से आपको दिखाई देती है वो तस्वीर क्या, दीपक जी, जहां से हम 2024 की तरफ देखते हुए, झांकते हुए जरा नजर आए। और दूसरी चीज ये कि यहां से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम से के चुनाव से हम राजस्थान और तेलंगाना
की तस्वीर को भी देख रहे हैं क्या? क्या कुछ आपको लगता है? और एक सवाल इसमें और भी, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, कि राहुल गांधी जो लगातार अलग अलग राज्यों में, मिजोरम से लेकर तेलंगाना तक हर राज्य में जा रहे हैं, उससे बीजेपी को, आपका नजरिया, बीजेपी को फायदा हो रहा है क्या? देखिए, एक समय तो नरेशन यही चलाया गया था, जिस समय राहुल गांधी की छवि को खराब किया गया था, तो बहुत तरह के इस तरीके के मीम्स और ये किए जाते थे। कहा जाता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा स्टार प्रचारक अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। लेकिन जैसे जैसे स्थितियां बदलती गई, राहुल गांधी की अपनी छवि सुधरी, फिर उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, और आज जिस मुकाम पर राहुल गांधी खड़े हैं वहां पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अब ये कहा जाने लगा है कि मोदी जो कहते हैं उसका फायदा कांग्रेस को मिलने लगा है। इसी से ये समझ में आ जाता है कि विमर्श जो है पूरा का पूरा पलट चुका है। निश्चित रूप से कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में है, और जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वो कह भी रहे हैं कि तूफान खड़ा हो गया है। तो ठीक है, इस तरीके की बातें तो हर नेता अपने लिए करता है, अपनी प्रचार सभाओं के लिए करता है, लेकिन प्रत्यक्ष आंखों से जो दिख रहा है, आप मैनिपुलेट गोदी मीडिया को कर सकते हैं, कुछ अखबारों में विज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया को इतने बड़े पैमाने पर तो आप कतई मैनेज नहीं कर सकते कि वहां पे आप सच्चाई को छुपा दें। ये नहीं कर सकते कि आप आपको ये भी याद होगा, कुछ समय पहले जब मोदी जी एक इसमें गए थे, बाढ़ प्रभावित इलाके में गए थे, तो उसका जो फोटोशॉप करके उस भीड़ को बता दिया गया था, जबकि वो कोई दूसरी तस्वीर थी। तो ये संभव कम से कम सोशल मीडिया में और उन लोगों के अकाउंट में आप नहीं कर सकते। धीरे धीरे अब आईटी सेल ने, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने ये काम करने भी अब बंद कर दिया है। अब जो तस्वीर हमको दिख रही है पूरे देश में सियासत की, उसको आप जान के रखिए कि वो वास्तविक तस्वीर है। उसके बहुत सारे और एंगल हैं। जैसे मैं आज सारे दिन की जो बहुत सारे वीडियो हमने देखे, मैं एक चीज पर ही मेरा फोकस है और मेरा ध्यान ये है कि आज सुमित्रा महाजन ने जब वोट देके वो निकली, तो वहां पर उनको पूछा गया कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो सुमित्रा महाजन ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, विकास। मेरा ये कहना है कि आप अपने पूरे प्रचार के दौरान विकास की कोई बात नहीं करते। अब देखिए, मतदाता तो बदल रहे हैं, नेता कैसे बदल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बदल रही है। पिछले सभी राज्यों के उनके घोषणा पत्र में वो सारे आर्थिक मुद्दे आ गए हैं। किसानों को बोनस है, एमएसपी है। राजस्थान में आप जाइए तो लड़कियों को स्कूटी देने की बात है। केजी टू पीजी कांग्रेस का यहाँ का फार्मूला है, वो तमाम जगह से होता हुआ राजस्थान तक पहुंच गया है। तो अब आर्थिक मुद्दों पे जो जमीनी जो हकीकत है, वो जो मुद्दे हैं, वो भी है, भारतीय जनता पार्टी उसको फॉलो करने लगी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफी देर हो चुकी है, क्योंकि अब उनके अपने जो कोर वोटर्स हैं, उनके अपने समर्थक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से ये कतई उम्मीद नहीं करते कि आप इस तरीके का नैरेटिव कीजिए। उन्हें उनसे वही चीजें सुनने और समझने की आदत है जो पिछले 10 सालों से मोदी कर रहे हैं। मोदी जी जो कहते हैं कि भाई राम मंदिर की बात और हिजाब की बात और फला की बात, कपड़ों से पहचानने की बात, आपने अपने मतदाताओं का, अपने समर्थकों का टेस्ट बदल दिया है। तो आपके कोर वोटर्स वही रहेंगे और वही सुनना चाहेंगे, और जितना उनको रिझाने के लिए मोदी और शाह का काम करते जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी उतने नुकसान में रहेगी, क्योंकि अब लोग जो है इन चीजों को नहीं सुनना चाहते। यही चीज जो है 2024 का जो विमर्श है, वो ये 5 राज्य जो है वो तय कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो खतरा है और सबसे बड़ी जो चिंता है भारतीय जनता पार्टी की, शायद यही होनी चाहिए कि 5 राज्यों में जब उनके अपने सारे फार्मूले फेल हो जाएंगे, यहाँ तक कि अब लोग उनके आर्थिक मुद्दों पर भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी गारंटियों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, तो इन 5 राज्यों के बाद वो क्या तैयार करेंगे जिसको लेके जनता के पास जाए, ये बहुत बड़ी समस्या, विकट समस्या जो है बीजेपी के पास रहेगी। इसलिए ये चुनाव जो है 2024 के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। राजीव जी, 2024, जी हां, 2024 के लिहाज से ये चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन क्या बीजेपी भी ऐसा मानती है? क्या बीजेपी को भी लगता है कि इन चुनावों में अगर उसकी हालत अच्छी नहीं रही, उसके पक्ष में अगर रिजल्ट नहीं आए, तो क्या 2024 जीतना मुश्किल होगा? ये सवाल है, इस सवाल पर भी विमर्श करेंगे, हम चर्चा करेंगे। और इसी सवाल के साथ जरा आगे बढ़ना चाहते हैं, आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी। अब जल्दी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, खत्म करने की ओर। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए 2024 को 2023 के इन 5 राज्यों के चुनाव से? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि 2023 में 2024 का प्रतिबिंबन तो निश्चित तौर पे होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार कतई नहीं करेगी। जेपी नड्डा जी के जब 3 दिसंबर को पोस्टर फहराए जाएंगे
तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी यही कहेगी कि ये तो राज्यों के विधानसभा चुनाव थे और मोदी जी ने जो है वो 2024 के लिए चुनाव प्रचार किया था। 2024 के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी यही कहती रहेगी कि ये राज्यों के विधानसभा चुनाव थे। जो मुझको लगता है, वो मेरा अपना आकलन जो है वो यही है। प्रधानमंत्री की भाषा जिस तरीके से रुपए की तरीके से गिर रही है इस समय, वो भी साफ संकेत दे रही है कि जो है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होने जा रही है। इधर प्रधानमंत्री जो है वो सिर पे अपने रुपया चिपका के नीचे गिराने का उनका एक वीडियो जो है छोटा सा बहुत वायरल हो रहा है कि किस तरीके से वो सिर पे रुपया लगाते हैं और फिर पीछ अपने सिर पे खुद धौल मारते हैं और रुपया नीचे गिर पड़ता है और फिर बच्चे के चिपकाते हैं और वो रुपया गायब कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से रुपए के साथ खेला कर रहे हैं राजीव जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी प्रधानमंत्री ने इसी तरीके से कुछ खेल कर दिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री की जो भाषा जिस तरीके से आ रही है वो लगातार यही बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है काफी ज्यादा संकट में दिखाई पड़ रही है। तो अब ये जो वीडियो हम लोग दिखा रहे हैं बीच में, ये कार्टून पे चस्पा कर दिया गया है। तो ये तेलंगाना के हिसाब से ये वीडियो है जहाँ ओवैसी साहब और केसीआर साहब जो है वो उनका मुखौटा लगे हुए हैं और वो सिर पर अपनी धौल लगा रहे हैं तो मुखौटे नीचे गिर रहे हैं। ये मुखौटे सिर्फ केसीआर और ओवैसी के राजीव जी नहीं गिर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी कई मुखौटे इन चुनाव में नीचे गिरते हुए दिखाई देंगे। आप एक बात को समझिए कि अगर भिंड और मुरैना के क्षेत्र में इतनी ज्यादा हिंसा होती है और खासतौर से अगर नरेंद्र सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र में हिंसा की खबरें आती हैं, मुरैना से 19 बाउंसर्स को पकड़ने की जो हरियाणा से ले जाए गए थे और एक समाचार पत्र का जो पोर्टल है वो लिखता है कि लगभग 1000 बाउंसर्स जो हैं वो छिपे हुए हैं भिंड और मुरैना के क्षेत्रों में। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश से सूचनाएं असली क्या होंगी और मत पेटियां जो हैं, जो ईवीएम बॉक्सेस बनाए उन्होंने क्या जो है वो परिणाम निकाले होंगे। तो उन अब चूंकि ईवीएम में भी एक सीमा है उसको मैनेज करने की जो कहा जाता है, तो उससे भी इसका मतलब ये संकेत मिल गया होगा कि इससे भी मैनेज होने वाली चीजें नहीं है, तो फिर दूसरे इंतजाम करने की तैयारियां शुरू हुई होंगी, ऐसा समझा जा सकता है। जो जनता के बीच में एक आम वहम जो है, जो समझा जाता है किस तरीके से होता है। और हम लोगों ने बहुत से चुनाव देखे हैं चूंकि, तो ये भी एक समझा जाता है कि उन चुनावों में भी जो तरीके अपनाए जाते हैं वो तरीके हैं। एक ग्वालियर दक्षिण के कांग्रेस के विधायक हैं प्रवीण पाठक, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने शेयर किया है कि किस तरीके से कल वहाँ पैसे बांटे गए और उन्होंने जब शिकायत की तो उनके ऊपर ही FIR दर्ज कर ली गई। उन्होंने बाकायदा नाम लिया है मुरैना के वहाँ के SP का ग्वालियर के, वो इसमें से सब शामिल है। ये सारी चीजें जिस तरीके से राजीव जी आ रही है, मुझे लगता है कि ये साफ संकेत मिल रहे हैं किसका खेल खत्म हो गया है और किसका खेल जब शुरू हुआ है और 2024 में किसका खेल खत्म होना है। ये सारे संकेत मुझे लगता है कि आज से मिलना शुरू हो गया है। आज से मिलने बहुत सारे संकेत शुरू हो गए हैं, जहां आप देख रहे हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से चुनाव में भाग लेते हुए वहां के मतदाता, लेकिन मतदाता जो संकेत देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट संकेत होते हैं, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए और समापन की ओर चलते हैं जल्दी से। और इधर आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, आपको क्या संकेत मिल रहे हैं? आपसे बेहतर और कौन बताएगा, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी की तैयारियां और राहुल गांधी बिल्कुल अनवरत बिना थके हुए देख रहा हूं कि लगातार इधर से उधर, इस राज्य से उस राज्य जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के लोग भी, नेता भी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पूरी कमान जो है शायद वो अपने हाथ में, ऐसा अगर आप ज़्यादा अच्छी तरह से बताएंगे, क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी ने पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी है कांग्रेस की? बिल्कुल ले रखी है, इसीलिए राहुल के ऊपर बीजेपी इतना हमला कर रही है। और आप नड्डा साहब के जिस बयान का जिक्र कर रहे थे वो इसीलिए है कि राहुल जितनी जगह जाएंगे हमें फ़ायदा होगा, जब कुछ न कर सके तो तमाशा बना दिया। देखिए, राहुल तो रुक नहीं रहे, राहुल तो अपना काम कर रहे हैं। तो जब राहुल को रोकने में सफल नहीं हुए तो ये बीजेपी की बहुत पुरानी टैक्टिस है कि वो उपहास उड़ाने लगती है। बहिष्कार, अवहेलना, उपहास, ये उसके पुराने तरीक़े हैं। तो इसलिए वो इस बात को कह के राहुल का वज़न कम करने की कोशिश कर रही है कि राहुल जी जहाँ जाएंगे हमें फ़ायदा होगा। लेकिन इसके कहने से अब जनता पे कोई असर नहीं होगा और न ही राहुल के आत्मविश्वास पे कोई असर हो रहा है। जहाँ तक आप चुनाव की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई जा रहा है। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है मध्य प्रदेश में, तब उस टाइम 4-5% वोटिंग परसेंटेज का फ़र्क आया है।
अभी जो लेटेस्ट आंकड़े पूरे तो नहीं आ रहे हैं, मगर एक मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के आंकड़े कुछ हमारे पास आए हैं। तो मंदसौर में 82.73 82% 83% जा रहा है, और मल्हारगढ़ में वहीं के 86% जा रहा है, गरोठ में 81 है, सुआसरा में 82 है जी। और ये सारे जो इलाके हैं, यहाँ आपको मालूम होगा कि मंदसौर में गोली चली थी, और इस इलाके को मालवा का इलाका कहलाता है ये सारा का सारा, और इसको आम तौर पे ये माना जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ हुआ करता है ये। लेकिन यहाँ पे अगर इतना ऊंचा हाई परसेंटेज जा रहा है तो इसका मतलब वहाँ कुछ परिवर्तन की लहर है। तो ये वोटिंग परसेंटेज अपने आप में एक पूरी कहानी बता रहे हैं। और जो ग्वालियर दक्षिण का बार बार जिक्र हो रहा है, तो हम थोड़ा सा बता दें कि ग्वालियर में ग्वालियर दक्षिण ही एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं, और इसीलिए वहाँ पे आपने देखा होगा कि फोटो में भी कुछ लोग खड़े हैं, तो उन्हें जो आरोप लगा रहे हैं वहाँ के विधायक पाठक जी जो हैं, वो स्टैंडिंग विधायक हैं वहाँ के, और कलेक्टर से उनकी बाकायदा बहुत ज़्यादा कहासुनी भी हुई है कि प्रशासन उन लोगों को वोट डालने नहीं दे रहा है जी। विधायक का कहना है कांग्रेस के कि दोपहर से ये लोग खड़े हुए हैं और शाम के 7 बज गए, और आपने कभी मशीन ख़राब है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, आप लगातार बहाने बनाकर उन्हें वोट डालने से वंचित कर रहे हैं। क्योंकि अगर वहाँ पे इन लोगों को रोक दिया गया तो बीजेपी को लग रहा है कि उसका कैंडिडेट वहाँ पे इस बार निकल सकता है, पिछली बार हारा था वहाँ पे। तो ये सारा का सारा जो है बीजेपी इस वक्त इसी तरह जोर लगा रही है कि किसी भी तरह वोटिंग परसेंटेज कम जाए, जो लोग खड़े हुए हैं वो वोट नहीं डाल पाएँ, और जो हिंसा की बात हुई है वो हिंसा भी इसीलिए हुई है कि ताकि वहाँ पे मामला थोड़ा सा ख़राब हो और लोग वोट नहीं डालें। जी, वोट नहीं डालने के लिए जो कुछ किया जाता है, और आप जानते हैं इतने साल से आप लोग भी देखते होंगे, खुद जाते हैं वोट डालने के लिए, आपको पता है कि वोटिंग के लिए और पार्टियां जो हैं वो जीतने के लिए क्या कुछ करती हैं, उसका नमूना। और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी बता ही रहे थे कि मध्य प्रदेश में ऐसा पहले कभी नहीं होता था जैसा आज की तारीख में, आज जब वोटिंग हो रही थी तब हुआ है, तब देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में ऐसा आखिर हुआ क्यों? डबल इंजन की सरकार, उसके बाद भी इतनी हिंसा, आखिर क्यों? आप समझ सकते हैं, यहाँ विश्लेषण हम लोग कर चुके हैं। लेकिन यहाँ से जो संकेत मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं, यानी कि शिवराज सिंह की सरकार कहीं ना कहीं खतरे में है, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है। लेकिन इस खतरे और उधर सेफ जोन में भूपेश बघेल की सरकार जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये क्या संकेत दे रहे हैं 2024 से पहले इन दो राज्यों के लिए, राजस्थान के लिए भी और तेलंगाना के लिए भी? ये भी जानना जरूरी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, क्या कुछ स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हैं? शायद नहीं जुड़े हैं, लेकिन प्रशांत टंडन जी, क्या संकेत यहां से देखा जाए दोनों राज्यों के हिसाब से? राजीव जी, 3-4 बातें जो मुख्य तौर पे, जब क्योंकि 60% लगभग आधे से अधिक मतदान चुनाव हो चुका है, और ये बड़ा चुनाव था लोकसभा चुनाव के पहले, और कुछ संकेत जो सामने आ रहे हैं वो ये है कि एक तो जो लंबी कतारें हैं वो है, हिंसा की वारदातें हैं, ये भी बात सब दिखाई दे रही है कि किस तरीके से खासकर मुस्लिम इलाकों पे में वोट ना डालने दिया जाने पे भी एक ऐसी शिकायतें मिल रही काफ़ी जगह से। तो ये सब उलझन और हताशा के निशान है। लेकिन 2-3 बातें जो ये टर्नआउट है, रात के 8 बजे लंबी लाइनें हैं, एक तो वंचित समाज के लोग जिनके साथ न्याय नहीं होता, इंसाफ नहीं होता, जिनके यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं, ये लोग बड़ी संख्या में निकल कर आए हैं। ये एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो कि बहुत अच्छा है। दूसरी बात जो दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है कि विकास के मुद्दे लगातार छाए रहे, और बीजेपी को भी अपनी हिंदू मुस्लिम पिच से आगे अलग हटकर कुछ घोषणाएं करनी पड़ी हैं। हालांकि उन घोषणाओं में पेच है, वो कितना इम्प्लीमेंट होंगी कितना नहीं, ये हम कल बता चुके हैं, कि एग्जाम्पल दे के बता चुके हैं कि वो कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट करना उनको मुश्किल है। जुमले हैं लेकिन करना पड़ना ये बड़ी बात है। ऐसे प्रधानमंत्री जो कि रेवड़ी कहकर इन विकास की योजनाओं के वादों का मजाक उड़ा रहे थे, उनको भी ये सब करना पड़ रहा है। तो ये
ट्रेंड है जो कि सकारात्मक है देश के लोकतंत्र के लिए। और मुझे लगता है कि इन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खासकर इन दो जगह जहां मतदान हुए, हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चला है। जो कार्ड चला है कि सरकार का काम कितना किया या नहीं किया, इस पर मतदान हुआ है। अगर इस पर मतदान हुआ है राजीव जी, तो ये ट्रेंड राजस्थान में भी जाएगा। देखते हैं कि मोदी साहब की स्पीचेस कैसी होती हैं। तो ये प्रमुख जो मेरी अभी तक का जो ऑब्जर्वेशन इस चुनाव का है वो ये है। दूसरा कि एक जो बड़ी अफसोसनाक बात है, एक मोदी साहब का भाषण, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके। चुनाव आयोग लगातार नदारत है, भाषण हो रहे हैं, गाली गलौज हो रही है, अलोकतांत्रिक बातें कही जा रही हैं, इस तरीके के प्रचार सामग्री सामने आ रही है, नोटों के बंडल मिल रहे हैं, और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव आयोग इस पे खामोश है, कान में रुई डाल के आराम से बैठकर देख रहा है। ये बहुत अफसोसनाक बात है राजीव जी। चुनाव आयोग को इस पर ऐसी तमाम चीजों पे संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन क्या चुनाव आयोग कान में रुई डालने वाली जो बात कह रहे थे प्रशांत टंडन जी, उस रुई को निकालेगा? एक बड़ा सवाल है। आना चाहता हूं मीनू जैन जी आपके पास, आपसे भी जरा समझूं। दो राज्य की बात मैं लगातार लेके जाना चाहता हूं। इन तीनों राज्यों के चुनाव के बाद राजस्थान और तेलंगाना को कैसे देखती हैं आप? जी देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस, जी हाँ, तेलंगाना में देखिए कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया है, और बड़ा अच्छा उसका जो टाइटल बड़ा अच्छा रखा है, अभय हस्तम, अभय मुद्रा में उन्होंने मतलब कि आपको हम अभय प्रदान करेगी कांग्रेस सरकार जो आएगी। अच्छा, और तेलंगाना का जो मैनिफेस्टो है, जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, वो कई मायनों में काफी अलग है, मतलब एक स्टेट स्पेसिफिक जरूरतों के हिसाब से। जैसे कि और इस बार के जो 5 राज्य रहे, इनमें जो भी मिजोरम का तो मुझे एग्जैक्टली इतना नहीं मालूम है, बाकी 4 का जो राज्यों का जो मैनिफेस्टो बनाए गए वो काफी रिसर्च के बाद बनाए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अभी कांग्रेस की रणनीति में बदलाव पिछले बार से हुआ है कि मैनिफेस्टो बनाने से पहले ये टीमें भेजते हैं अपनी गांव के स्तर तक, वो वहां से लाती है निकाल के इनपुट्स, और उनके बेसिस पे बनाया जाता है। तो हर राज्य की छोटी छोटी बातों को भी जरूरत, उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। तेलंगाना में क्योंकि शिक्षा दीक्षा का प्रचार बहुत है और शिक्षा की तरफ रुझान बहुत है ऑलरेडी, वहां पे मतलब आपको इस तरीके से इंसेंटिवाइज करने की जरूरत नहीं कि भी स्कूटी दी जाएगी, या वहां पे शिक्षा के दौरान जो होने वाले जो छात्र है उसको 5 लाख रुपए तो दिए ही जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी होटल में रहने का खर्च, एग्जाम का जो फॉर्म का है और एग्जाम के लिए जो ट्रेवल करने का है उस खर्चे की फीस, बोर्डिंग की फीस, उसके अलावा बहुत सारी जो चीजें जो चाहिए होती है एक युवा को, क्योंकि जब जो साधनहीन युवा होता है लेकिन काबिल है, क्षमता है उसके अंदर, और वो उसके पास पैसे की सुविधा नहीं होती, तो उस वक्त वो यही करता है कि छोड़ देता है कि भाई नहीं कर पाया तो छोड़ दिया। लेकिन इस राज्य के अंदर एज यू नो इट कि ये एक सर्विस सेक्टर का राज्य है, आईटी सेक्टर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस राज्य के अंदर। साइबराबाद और हैदराबाद ये ट्विन सिटी माने जाते हैं कि हब है ये इसके आईटी जो रेवोल्यूशन देश में हुई है, तो उसको मद्देनजर रख के यहाँ पे जो बनाया गया है। और यहाँ पे तेलंगाना राज्य बन के निर्माण में जो लोग शहीद हुए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि तेलंगाना राज्य की जो मांग चल रही थी, तो उसको लेके केसीआर काफी आंदोलनरत थे, तो उन्होंने अनशन वगैरह भी किया था। तो कांग्रेस सरकार ने 2009 में इसकी प्रोसेस तो चालू कर दी थी, और उसके बाद केसीआर ने अपना अनशन तोड़ दिया था, लेकिन घोषणा करने में देरी हुई। 2014 में हुई घोषणा, फरवरी में, चुनाव से जस्ट पहले। तो उस दौरान काफी लोग, 300-350 के लोग करीब मारे गए। तो उसमें आज जो है चिदम्बरम साहब ने, क्योंकि वो उस वक्त गृह मंत्री थे, तो उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी है कि हमसे देरी हुई और उसकी वजह से जो मौतें हुई उसके लिए हम माफी मांगते हैं। उसके साथ ही चुनावी घोषणा पत्र में इसकी घोषणा की गई है कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके लोगों के लिए विशेष योजनाएं दी गई है,
मकान के लिए 250 गज जमीन दी गई है, मकान बनाने का खर्चा दिया गया है, एंड अदरवाइज ऑल्सो बहुत सारी उनके लिए सुविधाएं दी गई। तो मेरा ये कहना है कि जो स्टेट स्पेसिफिक इस तेलंगाना राज्य के ऊपर काफी उनका फोकस है। जैसे और आज आपने बताया भी कि विजय शांति शामिल हुई और आप देखिए उसमें खड़गे साहब ने कराया है, मतलब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने खुद उनको शामिल कराया है। तो ये इट मीन्स कि वो अपने साथ बहुत बड़ा एक मत प्रतिशत भी लेके आएंगी अपने राज्य से। तो जो तेलंगाना है उसमें जोर काफी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सोनिया गांधी भी वहां जाने का प्रोग्राम बना सकती है प्रोबेबली, क्योंकि तेलंगाना का जो राज्य है वो मतलब ये कहा जाएगा कि उस वक्त सोनिया जी एक तरीके से देख रही थी सारा यूपीए का कार्यक्रम और सरकार को काफी उनके मार्गदर्शन भी देती रहती थी वो। तो उसपे लोगों को काफी एक अटैचमेंट है कि इन्होंने हमारा राज्य बना के दिया है। तो केसीआर, हाँ जी हाँ, तो जो अब केसीआर क्या है उस पे आ गए हैं कि भी कांग्रेस आ गई तो आपको क्या क्या नुकसान होंगे, लोगों को ये बता रहे हैं। तो उनको भी अब खतरा लग रहा है। लेकिन कांग्रेस का मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक, और जो कारपेट बॉम्बिंग राजस्थान में होने वाली है वो दोनों राज्यों में साथ साथ चलेगी और वो आने वाला समय बताएगा कि आगे आगे कैसा होगा। काफी आने वाला समय बताएगा कि आगे आगे कैसा होगा। इस बीच एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एक हमारे दर्शक ने पूछा है, हमारे साथी ने, दानिश शेख ने पूछा है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल का जवाब चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके जरिए कि क्या बीजेपी ने यह गलती कर दी कि चुनाव राजस्थान का बाद में करवाया जा रहा है, जिसे पहले अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से पहले राजस्थान का चुनाव करवाते तो क्या फायदे में बीजेपी रहती? बिल्कुल फायदे में नहीं रहती, बल्कि ज्यादा नुकसान में रहती, क्योंकि राजस्थान का चुनाव है वह भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में नहीं कर पाई। आप मध्य प्रदेश में देखिए ना, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने लगभग 14-15 सभाएं की है, 21 सभाएं किया है गृह मंत्री जी ने। कौन क्या पॉलिटिकल नैरेटिव बन पाया वहां? जो शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ माहौल मध्य प्रदेश में बना, जो मुद्दे कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ खड़े किए, उन किसी मुद्दे का क्या कोई समाधान निकल पाया इन बड़ी बड़ी सभाओं से? इनकी तुलना में कांग्रेस के बड़े नेताओं की सभाएं कम हुई हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की सभाएं इनसे बहुत ज्यादा हुई, चाहे दिग्विजय सिंह की हो, चाहे कमलनाथ की हो, चाहे सुरेश पिचौरी जी की हो, पर जितने बड़े नेता हैं वहां पे उन्होंने उनकी सभा ज्यादा हुई, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं की सभाएं हुई। अगर एक नैरेटिव बन गया इस सरकार के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार के खिलाफ इस नैरेटिव को बनाने में कांग्रेस को 1-2 दिन का समय नहीं लगा, वो पूरे लगातार बने रहे जब से उनकी सत्ता गई है। कमलनाथ कोई जन नेता नहीं है, लेकिन प्रबंधन के माहिर हैं, और कांग्रेस ने अपने घर को दुरुस्त किया और सामूहिक रूप से उसने बीजेपी में हमले किए और मुद्दों को लेकर के आई, धरना, प्रदर्शन, यात्रा, यहाँ वहां सब अपने राजनीतिक कार्यक्रमों करती रही। इसका ये परिणाम हुआ। और राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान में बीजेपी को तो लगातार पराजय मिली। राजस्थान की सरकार को बीजेपी गिराना चाहती थी, नहीं गिरा पाई। कांग्रेस को तोड़ना चाहती थी, नहीं तोड़ पाई। जो राजस्थान में उपचुनाव हुए, एक उपचुनाव को छोड़कर सभी उपचुनाव हारी। अशोक गहलोत के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं बना पाई, हो किसी तरह का नैरेटिव नहीं बना पाई। आपने दिग्विजय सिंह के खिलाफ तो उनको खारिज करने का अभियान 2003 से चला रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं बन पाया। आज भी राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं अशोक गहलोत, उनके पैरेलल बीजेपी का कोई नेता नहीं है। और जिस गवर्नेंस को लेकर के राजस्थान में कांग्रेस आगे चल रही है, उस गवर्नेंस को लेकर के तो बीजेपी मध्य प्रदेश में आगे नहीं चल पाई। वो अपने जिन योजनाओं को लेकर के आई, जिस लाडली बहना प्रोग्राम की बात लगातार की जा रही है, वो कब लेकर के आई? 6 महीना पहले। और अशोक गहलोत सरकार क्या कर रही है? चाहे उसने बिजली में राहत देने की बात हो, चाहे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप देने वाली बात हो, चाहे लोगों को चिकित्सकीय सुविधा देने की बात हो, वर्षों से कर रही है। वो जब यूनिट की बात नहीं कर रही थी बिजली में, तो वो पैसे दे रही थी, बिजली के बिल पर राहत दे रही थी। वो उसने शिक्षा के मामले में, मतलब एक कोई विश्वविद्यालय हुआ हो मध्य प्रदेश का जिसका देश के पैमाने पर इसकी पहचान बनी हो, और उसका उत्तर आपने राजस्थान में कितने विश्वविद्यालय उन्होंने बनाए, कितने महाविद्यालय उन्होंने बनाए, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किस तरह की उन्होंने छूटें दी।
सवाल ही नहीं है। और मतलब अब एक मुद्दा लेकर के बीजेपी चली, कन्हैया लाल की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या, उसका क्या नैरेटिव बना पाया? क्या राजस्थान के लोगों ने स्वीकार कर लिया कि उस हत्या को लेकर के राजस्थान सरकार को जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाई? बीजेपी मध्य राजस्थान में केवल ये इंतजार करती रही कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत अलग अलग हो जाएं। उसकी अपनी कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं थी वहां। पार्टी में अलग अलग विघटन, जितने नेता उतनी पार्टी। आज 1 दर्जन वहां मुख्यमंत्री के दावेदार आपने खुद बना दिए। आपके पास एक एसेट थे, आप वसुंधरा राजे एक एसेट थी, उनको कमजोर करने के लिए जितने उपाय हो सकते थे सब आपने किया। लगातार दो टर्म की सरकार है 10 सालों से केंद्र में। वसुंधरा राजे के पुत्र को आपने मंत्रिमंडल में भी नहीं लिया, कोई संगठन में बहुत बड़ा ओहदा नहीं दिया। किस बिना पर कोई नैरेटिव बनाते? मुझे लगता है कि राजस्थान के में अगर प्रचार हो कि मात्र मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा होता तो ज्यादा कांग्रेस को फायदा होता, क्योंकि राजस्थान के चुनाव से, राजस्थान में जो का चुनाव तो एकदम चढ़ा हुआ है बीजेपी का, अरे कांग्रेस का। कोई आप मैंने न तो वहां लंबे समय तक शासन का कोई एंटी इनकम्बेंसी है, न तो अशोक गहलोत एक नेता के रूप में अनपॉपुलर है, सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी, स्थानीय विधायकों के खिलाफ है। उस स्थानीय विधायकों को कैसे कांग्रेस ने मैनेज किया? कांग्रेस का जो मैनेजमेंट था वो केवल था कि जो बिखरी हुई कांग्रेस दिख रही थी वो एक दिखाई पड़ने लगी, और जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी एकता के लिए जानी जाती थी वो बिखरी हुई दिखाई पड़ने लगी। मुझे ये लगता है कि अब जब राजस्थान में सबका पूरी की पूरी कांग्रेस जुटेगी, अब जैसे कि तेलंगाना की स्थिति क्या है, तेलंगाना में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया था बीजेपी ने, 4 सीटें जीती थी उसमें। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन राजनीतिक लड़ाई लड़ी भी केसीआर सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने। कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाती चली आ रही है। कांग्रेस लगातार केसीआर सरकार पर अपने वायदे पूरा करने के आरोप, न पूरा करने का आरोप लगा रही है, जिसमें जिनके बात आप कर रहे थे, तेलंगाना के आंदोलनकारियों के का साथ न देने और गरीबों के बीच में भूमि वितरण का सवाल था, जो महंगाई का सवाल था, इन तमाम जो रोजगार का मुद्दा था तेलंगाना में, इन इश्यूज को लेकर के लगातार कांग्रेस सक्रिय है वहां, और अपने संगठन को उसने ठीक किया, स्थानीय नेताओं को प्रश्रय दिया। परिणाम क्या हुआ कि केसीआर मैंने बीआरएस के लोग टूट करके कांग्रेस में आए, बीजेपी के लोग टूट करके कांग्रेस में आए। तो आप जब तक अपनी राजनीतिक ताकत या राजनीतिक मुद्दे नहीं खड़ा करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप कोई किसी सरकार से सत्ता छीन सकते हैं या सत्ता में आप आ सकते हैं। तो जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार, और ये क्यों बात महामूर्ख की बात क्यों कहेगी? क्या मोदी जी को पता नहीं है कि महामूर्ख कहना कितना मैंने किस तरह की भाषा आई है? केवल वो बीजेपी जो हमेशा से करती रही, वो इंतजार करती रही कि इसी शब्दावली में कांग्रेस कहना शुरू कर दे। कांग्रेस के लोगों ने अपने आप को समेटे रखा, वो मुद्दों की बात करते रहे। उन्होंने केवल चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, वो अपनी बात कहते रहे कि हम किन मुद्दों पर आपके बीच में आ रहे हैं। आप सोचिए कि आपकी तैयारी क्या है। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि हम हर जिले में महिला थाना खोलेंगे। क्या महिला थाना राजस्थान में नहीं है? साइबर थाने राजस्थान में नहीं है? आप आश्वासन दे रहे हैं लोगों को। मतलब एक होता है कि पूरी तैयारी के साथ अगर आप बात करते हैं, क्योंकि आपके पास मुद्दे सूझ नहीं रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, आपने इनका घोषणा पत्र में क्या है कि जितने कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, तदर्थ कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी हैं, उनको आप आयुष्मान भारत की सुविधा देंगे। गोया कि जो 25 लाख वाली सुविधा है वो नहीं देंगे। आप संदेश आप दे रहे हैं क्या? चिरंजीवी योजना आप उन पर लागू नहीं करते। और राजस्थान की सरकार कहती है, कांग्रेस की सरकार की चिरंजीवी योजना राजस्थान के हर नागरिक के लिए लागू होती है, वो किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी आय वर्ग का, कुछ भी हो। तो आप मैंने जब तक आप कोई बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं खड़ा कर सकते हैं, तो कहां से आप आगे बढ़ जाएंगे? आज भी जो बात हो रही है, ये तो नहीं कहा जा रहा है ना कि कम से कम कोई एंटी इनकम्बेंसी है गहलोत के खिलाफ, लेकिन एक बदलाव की बात तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में लगातार कही जा रही है। मुझे लगता है कि राजस्थान में पहले चुनाव हुआ होता तो मैंने बीजेपी को नुकसान था और नुकसान था वहां। मेरा ये अभी तक के जो राजनीतिक प्रदेश है, इसमें तो कांग्रेस को यह श्रेय जाता है कि मुद्दों की राजनीति किया, जनता के रोजी रोजगार से जुड़े हुए मुद्दों की बात की, विद्यार्थियों महिलाओं की बात की, किसानों की बात की, और उसी मुद्दे पर अपने आप को केंद्रित रखा। निर्वाचन आयोग प्रियंका गांधी को इस बात की नोटिस देता है कि आपने प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का प्रयोग किया।
चुनाव में कौन प्रधानमंत्री? चुनाव में सब नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सब नेता हैं। ये बात ये एक तरह का दिशा निर्देश होता है कि आप हर व्यक्ति को पार्टी का नेता के रूप में परिभाषित करेंगे। और अगर आप बात करें तो सभी नेताओं की शब्दावली का आप संज्ञान में लीजिए। तो ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल कांग्रेस ने अपने मुद्दों से भटकी नहीं, अपनी बात कहती रही जो जनता से जुड़े हुए सवाल है। और मेरा मानना यह है कि जो जनता के जुड़े हुए सवालों पर राजनीति करेगा, जनता उसके साथ जुड़ेगी ही। ये संभव नहीं है कि जनता उसका साथ छोड़ के चली जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के चुनाव खत्म हो गए और अब दो राज्यों पर फोकस्ड हैं दोनों पार्टियां, खासकर क्योंकि दो नहीं बल्कि 3-4 पार्टियां कह लें, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में नजर आएंगी। और भी कई पार्टियां हैं और उधर बीआरएस और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही हैं तेलंगाना में। क्या कुछ आप देख रहे हैं? क्लोजिंग कमेंट के रूप में आपसे समझना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, मध्य प्रदेश में आप बैठे हैं, मध्य प्रदेश में जो आज मतदान हुआ है इसकी कितनी ज्यादा गूंज सुनाई देगी अभी 25 तारीख को जब राजस्थान में चुनाव होगा, मतदान होगा? मध्य प्रदेश में हुई हिंसा से लोगों को साफ हो गया है, अंदाज हो जाएगा राजस्थान वालों को कि मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार चल रही है। ये जो 2003 के बाद जो चल रहा था खेल, उस खेल में ऐसी हिंसा कभी उसके बाद नहीं हुई, अभी हुई है। मतलब हारने वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह जीत जाए, सत्ता बची रहे। क्योंकि कहीं भी हिंसा करने वाले तत्व, मारपीट करने वाले, गोली चलाने वाले कांग्रेस के लोग नहीं है, या आम आदमी पार्टी के, या बसपा के, या सपा के नहीं। तो एक सीधा अंदाज लोगों को होता है कि आखिर कौन व्यक्ति मारपीट पर उतारू हो गया चुनाव जैसे काम में जिसमें हिंसा की कोई जरूरत थी ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, उन्हें हिंसा करने की छूट किसने दी? किसकी सरकार थी? तो बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, छूट मिली हुई है, हिंसा कर रहे हैं। और चुनाव के दिन उन्हें हिंसा करने की छूट है। पैसे बांटते थे तब तक लोगों ने देख लिया, ठीक है, शराब बांटते थे, ठीक है, लेकिन हिंसा का मतलब यह है कि वोटर ना आए, आम मतदाता को डराने की कोशिश कि आप वोट देने मत आओ। एक आम आदमी डरता है कि भाई वहां गोलियां चल रही है, मारपीट हो रही है, मैं क्यों अपनी जान को जोखिम में डालूं। तो इससे लगता है कि अंदाज शायद बीजेपी को हो रहा है कि उसकी हालत खराब है, या बीजेपी को यह लगता है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, थानेदार तो हमारे घर का है, सीबीआई हमारी है, ईडी हमारी है, प्रधानमंत्री हमारे। दोनों बातें, इन दोनों ही बातों का प्रभाव राजस्थान में विपरीत पड़ने वाला है। राजस्थान में वहां अलग अलग जाति समूह है और उनकी सबकी अपनी आन बान शान है, हर जाति की अपनी आन बान शान है। तो ये हिंसा वहां भी फैल सकती है, लेकिन वहां फैलेगी नहीं क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, पुलिस प्रशासन कांग्रेस के हाथ में है। हालांकि चुनाव आयोग दावा करता है कि चुनाव तक उसके हाथ में होती है सरकार, लेकिन जिस तरह चुनाव के निर्वाचन अधिकारी सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के आगे झुकते हैं, उससे लगता है कि वे अभी भी यह मानते हैं कि उनके हाथ में नहीं है। शायद इसीलिए निर्वाचन आयोग को केचुआ शब्द कहा गया कि वे केचुए की तरह है, सरकार जो इशारा करती है उसकी तरफ जाने के लिए उद्यत रहते हैं। तो मध्य प्रदेश की घटनाओं का असर राजस्थान में पड़ेगा निश्चित ही। एक और कारण भी है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान लगे हुए हैं, और अगर नक्शे को हटा दें आप तो ये पहचान करना मुश्किल है कि आप मध्य प्रदेश में हैं, राजस्थान में। अगर आप मल्हारगढ़ से राजस्थान की ओर जाएं तो एक ही जैसी भाषा है, यहाँ के लोग भी लगभग वैसी भाषा बोलते हैं। और एक लंबे जिस इलाके से मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वहां की भाषा में राजस्थान के शब्द बहुतायत से हैं, तो अंतर करना मुश्किल है कि राजस्थान है या मध्य प्रदेश है। तो प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, रोटी बेटी के संबंध बहुत ज्यादा है। अब राजस्थान पे सबकी निगाहें, और राजस्थान में भी लगता है कि बदलाव नहीं होगा, बीजेपी को निराशा मिलेगी। अब देखना है 3 तारीख को सभी के फैसले आएंगे, लेकिन कांग्रेस फिर ये दावा करेगी कि देखिए 2018 और 2019 के चुनाव देखिए। लेकिन मैंने जितनी भी सभाओं में भाषण सुने मोदी जी के, अमित शाह के,
मुझे लगा कि वे चुनाव प्रचार कर रहे हैं 2024 का। 2023 के विधानसभा चुनाव से उनका कोई नाता नहीं है, वे केवल अपना प्रचार करने के लिए आए। राजीव जी, 2024 का चुनाव अब सिर पे है, क्योंकि इसके बाद 2024 की तरफ निगाहें सबकी रहेंगी। और उसके साथ साथ लेकिन राजस्थान और तेलंगाना अभी बाकी है और उस पर चर्चा भी बहुत बाकी है। आज जो 2 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें अभी भी कई जगह लाइनें लगी हुई हैं। बम पर वोटिंग का अंदेशा है मध्य प्रदेश में, और देखते हैं कि कितनी जो फाइनल परसेंटेज आता है कल तक जरूर चुनाव आयोग दे ही देगा। केंद्रीय चुनाव आयोग उर्फ केचुआ दे ही देगा, तो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही कि यहाँ से राजस्थान की तरफ जो हवा जाएगी, जो जिस तूफान की बात राहुल गांधी कर रहे थे, वो तूफान क्या राजस्थान की तरफ बढ़ने वाला है, और राजस्थान से क्या फिर तेलंगाना की तरफ बढ़ेगा, देखा जाएगा। 3 दिसंबर को सब पता चल जाएगा। लेकिन आज जो संकेत मिल रहे हैं कि किसका खेल खत्म और किसका खेल अभी शुरू हुआ है, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मीनू जैन जी आपका, डॉक्टर दीपक जी, डॉक्टर प्रकाश जी, सुनील शुक्ला जी, शकील अख्तर जी इधर हमारे साथ स्टूडियो में, अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहे। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देता हूँ आप तमाम साथियों को जो अभी तक अपनी बात, अपने विचार यहाँ रख रहे हैं, लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। और ये इम्पॉर्टेंट